स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी, मेरे साथ होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और मियाँ शाहिद साहब। कुछ रन डाउन और ख़बरें और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि सिचुएशन कहाँ खड़ी है। सवेरे सवेरे 4 से 5 के दौरान कमाल मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट मान ली ट्रंप साहब ने। मेरे ख्याल में इस रिक्वेस्ट को मानने के अलावा शायद उनके पास चारा था या नहीं, इस पर भी बात करेंगे कि अगले 72 घंटों में मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो सकते हैं या क्या सिलसिला है। साथ साथ एक वेस्ट की तरफ से इसे प्रोपेगेंडा कह लें या एक मीडिया वॉर कह लें, वो कह रहे हैं कि जो हार्ड लाइनर जो हम रवायती तौर पर कहते थे खातमाइट्स हैं या जो उसके मुकाबले में हार्ड लाइनर्स एक पेज पे हैं, यानी इस वक्त तो ये आलम है कि इस वक्त पूरा ईरानी समाज अपनी हुकूमत के पीछे खड़ा है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है जिस तरीके से मामला चल रहे हैं वहाँ पर। अबनाए हरमूज़ खुले बगैर मुज़ाकरात बेमानी है, ईरान का भी यही कहना है। और ट्रंप की एक खबर जो सैटरडे को अमेरिका में पहले आई और उसके बाद आगे निकली कि ये ट्रंप को नहीं दिए गए एटॉमिक कोड्स नहीं दिए गए वो जो मांग रहे थे, क्या ये दुरुस्त है या ये क्या सिलसिला है। और फिर अमेरिकी दफाई बजट में भी 500 बिलियन का इजाफा 1.5 ट्रिलियन तक लेके जाना चाह रहे हैं, 1 ट्रिलियन का ये था। और दूसरी तरफ ये तो तय है और ये तकरीबन जो इंडिपेंडेंट लोग तबसरा करते हैं दफाई तजिया निगार, वो ये कि वहाँ पे असले की और इंटरसेप्टर्स की कमी है जो बहुत जल्दी पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि बार बार उसे ये सीज़ फायर को एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि अब हायरट्स के मुताबिक जो कि एक अखबार है 27% जो उनके मुताबिक 27% अगर 100 आप फेंकते तो 27 निकल रहे हैं ईरान के जो मिसाइल्स हैं। और इसके अलावा जज़ीरा खारज क्या ख़तरे में है, क्या सिलसिला है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो एक बात की जा रही है और जो बहुत से लोग इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी ये जंग दोबारा करेगा अमेरिका, और इस वक्त चूँकि वो रिप्लेनिश कर रहा है, स्लो प्रोसेस है, उसकी वजह अमेरिका और चाइना के मुकाबले में जो उसकी जो असला साज इसी का जो तरीक़ाकार है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारों के पास है, लिहाजा ये एज है कहा जाता है रशिया को भी, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में है वो कंसोर्शियम्स जो असला बना रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि ये इंतज़ार हो रहा है कि जी दोबारा से इंटरसेप्टर्स हों, क्योंकि इस वक्त तो अगर हुआ तो जो पेनिट्रेबल होगा। और सेकेंडली आज खबर एक और भी आई, वो ये कि ये जो डिगो गार्सिया है जहाँ पर उसका एक इम्पॉर्टेंट और ओनली है अपने उस कुमक के लिए, वो भी जद में है ईरान की जो साइबर अटैक्स के ज़रिए भी और वैसे भी फिज़िकली भी। तो ये क्यों, ये क्या है कि किस चीज़ का इंतज़ार है और क्या। और एक बात ये भी कह दूं कि शायद बात ये भी हो रही है कि अबनाए हॉर्मुज़ में से कितने % हिस्सा किसको मिलेगा जो टॉल टैक्स होगा। सो वेयर इज़ द रियलिटी इन दिस और हुला बलू। डॉक्टर साहब कैसा, अस्सलाम वालेकुम आपको भी, आपके सब नाजरीन को भी, या शायद साहब आपको भी। सबसे पहले तो ये जो कैसा वहां से शुरू करते हैं ना, जो सीज फायर का ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, रात गए और उसके बाद कुछ देर पहले ये इतलात आ रही हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में कि अगले 24-48 घंटों में दूसरा दौर जो है वो मुज़ाकरात का हो सकता है। वो न्यूयॉर्क पोस्ट को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इस्लामाबाद में उसी तरह से जो हिफाजती इक़दाम हैं और सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वो सारे अपनी जगह मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं पस मंज़र में सफारतकारी भी अरूज पे है। तो ये पहले तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया वो एब्रप्टली उन्होंने ऐलान किया रात को, और फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का भी। और उन्होंने कहा कि मैं उनके कहने पे ये सीज फायर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। यानी पहले तो ये था ना कि 7 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि मैं 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं सीज फायर, लेकिन कल रात को उन्होंने ये कहा कि मैं इसको इनडेफिनेट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। और लेकिन उस सीज फायर के एक्सटेंशन से वो यकतरफा एक्सटेंशन हुई, वो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यकतरफा इसलिए हुई कि ईरान ने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि ईरान ने 2 जहाज एक तो कब्जे में कर लिया आज, और एक जहाज के बारे में इतला यह है कि उस पर अटैक हुआ।
तो ईरान ने उस यकतरफा सीज फायर को कबूल नहीं किया, क्योंकि ईरान गालिबन अगर मुज़ाकरात में शरीक होता है, जिसके इम्कानात दोबारा अब जो खबरें आ रही हैं पैदा हो गए हैं कि जी मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शायद वीकेंड से पहले या वीकेंड 72 घंटों में बात की उन्होंने, 48 से 72 घंटों में मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। तो 48 से 72 वही जुमे तक, जुमा हमारा हफ्ता होगा, वहाँ जुमा होगा, वहाँ जुमा होगा। हाँ जी। तो मतलब उसकी कोई जाहिर है यकीनन कोई ईरान की तरफ से कोई अभी तक टीम का ऐलान हो जाएगा, कोई बात होगी, लेकिन उसमें असल बात वही है कि जो आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है, देखें ये दोनों चीजें बिल्कुल, जो काजी साहब मैं आपको बताऊं, दोनों चीजें बेकार हो गई हैं। पहली चीज जो बेकार हुई है वो हुई है ये सीज फायर और बॉम्बिंग। उसके नतीजे में कुछ नहीं आप कर सकते ईरान का, आप उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 6 महीने आप बॉम्बिंग करते रहें, जितनी मर्जी बमबारी करें, वो आप ईरान को फतह नहीं कर सकते, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप निकोलस मदुरो उनके जहन में आ जाता है जी। दूसरा यह है कि ये सीज फायर और ब्लॉकेड एक फजूल, एक इंतहाई वाहियात चीज है, क्योंकि ईरान का जितना ऑयल बाहर जाना है वो जाएगा, वो शैडो फ्लीट्स के जरिए, और ईरान जो है वो लैंडलॉक तो है नहीं। तो वो ब्लॉकेड के नतीजे में आप क्या करेंगे? अब ब्लॉकेड का वो जो जहाज है, मुझे बताएं, अगर ब्लॉकेड करना होता और लड़ना होता तो वो ये जो यूएसएस जॉर्ज बुश है जी। ये कहीं अफ्रीका से घूम के आ रहा होता बहर अहमर की तरफ। नहीं, बिल्कुल। और अभी जो दिगो गार्सिया की बात की है, आज ईरान ने एक और नक्शा जारी कर दिया है, और नक्शा यह है कि 7 जो अंडर सी वाटर केबल्स हैं, ये जो इंटरनेट की केबल्स हैं, वो हमारी रीच में है, जिससे दुनिया का 97% इंटरनेट चल रहा है। तो वो बंद हो जाएगा। तो इंटरनेट हम काट दें, किसी वक्त भी हम डिस्टर्ब, इंटरनेट आपको पता है ना, ईरान का इंटरनेट तो बंद है जी। तो इस मरहले पे वो इंटरनेट काट दें तो पूरी दुनिया की ई कॉमर्स, और मैं अगर आपसे यहां पे बैठ के मियां साहब आपको मैसेज भेजता हूं सर, व्हाट्सएप करता हूं या मैं आपको एसएमएस करता हूं, तो यहां से आपके फोन तक बराह रास्त नहीं जाता। बिल्कुल। पहले वो आधी दुनिया घूमता है, किसी कंट्रोल टावर पे जाता है, कोई सर्विस है, कोई डेटा सेंटर है, कोई फलां है, कोई कहीं पे उसके सर्वर्स लगे हुए, फिर वो घूमता घामता वो आपके फोन तक आता ऐसा ही। है। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये आमने सामने, और ये सारा का सारा जो है ये अंडर सी जो है वो केबल्स के थ्रू हो रहा होता है। यानी इंटरनेट तो ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे ही। और सैटेलाइट इंटरनेट तो हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है, इलॉन मस्क वाले तो नहीं है। तो जो भी इंटरनेट है वो इसी तरह से, पहले वो यानी लैंड के ऊपर उसकी एक सिलसिला होता है पूरा टावर्स का, और फिर वो अंडर सी केबल। अब ये भी सारा ईरान ने आज बता दिया कि ये भी हम काट सकते हैं, हम अगर जंग छिड़ती है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है ना, उसमें तो कुछ भी जायज। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, ग्रे जोन वॉरफेयर में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, गुरिल्ला जंग में। तो वो अब जो बात हो रही है इस वक्त, वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ही ब्लिंक कर गए, उनकी तरफ से ही रात को ऐलान हुआ। सर, आपने छापामार जंग की बात की है, तो समंदर में क्या ऐसा नहीं लग रहा, मैं कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं कि छापामार जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी की और उन्होंने ईरान के 2 जहाज जो हैं वो कब्जे में किए और बाद में एक छोड़ भी दिया, लेकिन वो चाइनीज़ जहाज में उन्होंने जो कहा कि वहां पर कुछ अच्छा नहीं था और उन पर फायरिंग भी की गई। और आज जो ईरान ने वहां पर जो है वो 2 जहाज़ों पर, बल्कि 3 जहाज़ों पर बताया जा रहा है कि फायरिंग की, और उनको 2 को जो है वो बिल्कुल अपनी बंदरगाह पर ले आए, एक को जो है वो बाकायदा तौर पर अभी तहवील में लिया हुआ है, और इजरायली जहाज बताया जा रहा है वो, और यूएई से वो आ रहा था, आगे उसने जाना था कहीं, और एक जहाज जो था वो यूएई से जद्दा जा रहा था, उसको भी उन्होंने वहां पर जो है वो बिल्कुल रोक दिया। तो ये समुद्री जंग जो है, छापामार कार्रवाइयां, क्योंकि वहां पर उनकी जो खुद का बोट्स हैं और जो उनका वहां पर जो है वो खुद कुछ बोट्स हैं, वहां से फायरिंग हो रही है। तो अगर वहां से भी फायरिंग, अमेरिका की जो नाकाबंदी है वहां से भी शुरू हो गई है, छापामार कार्रवाइयां जो हैं, या किसी बड़ी जंग का पेश खैमा भी तो हो सकती है। वो फास्ट ट्रैक छोटी बोट्स जो हैं तेजी के साथ जाती हैं और जाके कार्रवाई करके हम निकल जाती हैं। अच्छा, ये कई मुल्कों के पास है, चाइना के पास तो पूरा का पूरा एक, आप समझ लें कि उनके पास पूरी कमांड है, चाइना के पास एक पूरा जो है वो उसमें उन्होंने तैयार किया हुआ है, लेकिन ईरान के पास भी है। अब इशू ये है कि वो उन्होंने फायर खोला, और ये वो हैं जिनके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि वो सारी बहरी उनकी नेवी तबाह हो गई है, थोड़ा सा कुछ रह गया है, वो इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे, तो वो तक वो काफी है।
दूसरी बात यह है कि वो जो कल एक वीडियो चली थी, हमने प्रोग्राम में भी दिखाई थी, जिसमें वो छापामार कार्रवाई हो रही थी, वो एक जहाज में कूद रहे थे, वो पता चला है कि आज अमेरिकन ने क्लियर किया है कि वो तो 1 साल पुरानी है। ओह, वो उसका फैक्ट चेक होता है ना, वो पता चला 1 साल पुरानी है, वो अब की वीडियो है ही नहीं, वो किसी और जगह पर कुछ और वाकया हुआ था तो उसकी वीडियो अमेरिकी मीडिया ने वो जारी कर दी। वो आज उसकी तरदीद भी हो गई है कि वो ये तो हमने नहीं किया और ये तो बड़ी पुरानी वीडियो है और वगैरह वगैरह। अब वो पता नहीं सही है दुरुस्त है क्या। असल बात यह है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ही जमाना है। देखिए ये शिकस्त कैसे हुई है, तो जंग जारी है फिर सर, जंग खत्म तो नहीं हुई। टैक्टिकल पॉज है ना, ये तो टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक पॉज है। टैक्टिकल पॉज का मतलब यह है कि आपने अगले मरहले के लिए एक तैयारी करनी है। ये ईरान को भी यकीन है कि उन्होंने अगले मरहले के लिए तैयारी करनी है। ये टैक्टिकल पॉज दे के मुझे आप ये बताएं कि लेबनान में किस कदर डूब मरने का मकाम है कि लेबनान जो है, जहां पर सीज फायर की बात हुई थी, वहां पे जंगबंदी की, वो जंगबंदी के लिए वॉशिंगटन में लेबनान के नुमाइंदे जाके इसराइल के नुमाइंदों के साथ खड़े होके, और वहां वॉशिंगटन में ऐलान होगा कि इतवार के दिन जो जंगबंदी खत्म हो रही है, जो कि असल में किसी वक्त खत्म हुई नहीं, जाहिरियत ही जारी रही लेबनान पे, और लेबनान का लतानी रिवर तक का हिस्सा जो है वो जा चुका है। वो वहां अमेरिका से गुजारिश की जाएगी कि लेबनान की जो जंगबंदी है उसको आप मजीद तौसी दे दें। यानी लेबनान को ऐसी जगह खड़ा कर दिया लाके, सारी दुनिया नहीं, पूरी सारा जो भी कुछ हुआ है पिछले चंद सालों में, एक लेबनान जैसा तगड़ा मुल्क, बस वहां पर एक ऐसी कमजोर किस्म की हुकूमत बनी। अच्छे लोग हैं लेकिन इतनी कमजोर सेटअप वहां पे बना हुआ है कि वो अमेरिका से गुजारिश करेंगे कि आप जरा इसराइल से कहेंगे ये जंगबंदी को, जो जंगबंदी कभी यानी हुई नहीं। सर आपने एक बड़ी जो है वो खबर की तरफ इशारा किया है, जिसकी तरफ आज ईरान ने भी जो है वो खदशा जाहिर किया है। हमने कहा कि नए मरहले की तैयारी, टैक्टिकल पॉज है, नए मरहले की तैयारी, और ईरान भी जो है उन्होंने कहा है कि ये चाल है, एक उन्होंने इसको चाल करार दिया है। और जो खबर आ रही है वो खबर मेरे पास ये आ रही है कि 19 अप्रैल की जो सैटेलाइट तस्वीर हैं उसमें बाकायदा तौर पर जो दिखाया गया है कि जो उर्दन है या खलीज के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, वहाँ पर जो थर्ड आयरन डोम और दीगर जो पैट्रियाट वो जो वहाँ पर ख़राब हो गए थे, तबाह हो गए थे, बाकायदा तौर पर उनकी दोबारा रीग्रुपिंग और दोबारा जो है वहाँ पर उनको नस्ब कर दिया गया है ला के। और वहाँ पर जो लॉन्चर्स तबाह हुए थे उनको भी नस्ब कर दिया गया है। वहाँ पर जो एंटीसेप्टर तबाह हुए थे उनको भी जो है नस्ब कर दिया गया है। तो ये कहीं वो जो बात कही जा रही है कि अमेरिका टाइम गेन कर रहा है, टाइम जो है वो ले रहा है, वो तो नहीं है कि अमेरिका जो है दोबारा टाइम लेके दोबारा असला जमा करके वहाँ ईरान की नाकाबंदी करके, घेराबंदी करके और ट्रूप्स ला के तो एक बड़ी जंग जो है वो बड़ा हमला करने वाला है। नहीं, ईरान की, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के पास असला नहीं है, अमेरिका के पास असला नहीं है। और उनको शिद्दत के साथ इस बात का एहसास है कि हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। और टेक्नोलॉजी ये आप समझें कि कोई ये 24 घंटों में जहाज नहीं बनते। आप देखें ना, राफेल तैयारों का ऑर्डर दिया तो राफेल तैयारे भी वो 3 से 5 साल का 5 साल 7 साल, वो जो 26 में डिलीवरी होगी तो 28 में होगी तो 29 में होगी। जी सर, ये जहाज ना इस तरह से बनते हैं, ये कोई रेडीमेड खड़े भी नहीं होते किसी जगह कि जी बहुत सारे थार्ड मिसाइल हैं तो दुकान पे जाके खरीद ले। ये जब इनकी रिक्वायरमेंट हो, और ये उस वक्त तक टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती जब तक कि चाइना का रेयर अर्थ नहीं आएगा। और अब तो हीलियम भी बंद हो गया कतर का। इशू ये है कि ना आयरन डोम, और आयरन डोम आप जो पहले ही सत्यानाश, जिस डिफेंस मैकेनिज्म का सत्यानाश ईरान कर चुका है, आप उसी को दोबारा बनाएंगे। यानी जो उन्होंने छोटे सस्ते मिसाइलों से इतनी महंगी टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, उसी महंगी टेक्नोलॉजी को आप वहीं लगाएंगे और उन्हीं मुल्कों से पैसा लेंगे। ऐसा तो होने से रहा। इसमें जो काजी साहब ने बात की उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि आपने जो मैंने कल भी बात की थी, यहां का नक्शा बदलने जा रहा है। जब मैं ना यहां का नक्शा बदलने की बात करता हूं ना, ये मेरा तज्जिया है जो बिल्कुल गलत भी हो सकता है, तो मैं किसी एक खलीजी रियासत की बात नहीं कर रहा, ना किसी एक मुल्क की बात कर रहा हूं। ये जो लकीरें हैं ना, जो डिजाइन्स हैं, वो तब्दील होने जा रहे हैं फ्यूचर में। और बज़ाहिर नजर मैं उसकी आपको एक बात बता के फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। एक हिजाज रेलवे स्टेशन था या रेलवे ट्रैक था। अगर मदीना मुनव्वरा में आपको
वो उस जगह जाने का इत्तेफाक मैं हुआ देख हो, के आया हूँ। जहाँ पे एक रेलवे है, जी, जी, एक रेलवे रेलवे स्टेशन है, वहाँ इंजन खड़ा है। ऑटो एक इंजन खड़ा हुआ है बिल्कुल मदीना मुनव्वरा जी में। जी वो आज से 126 साल पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में वो हिजाज रेलवे स्टेशन बना था दमिश्क और मदीना मुनव्वरा के दरमियान, जी ताकि 40 दिन का फासला जो है वो, क्योंकि ऑटोमन ही चाहते थे उस वक्त ये कि हमारा जो अरब इलाके हैं वहां पर जाहिर है कि फिर वो आपको पता है बगावत भी हो रही थी, मुख्तलिफ मामला ये सारे, तो यहां पर एक बड़ा अच्छा सा ट्रैक बन जाए। तो उस वक्त उन्होंने दमिश्क और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ये ट्रेन बनाई थी, जो कि हमें ट्रेन अभी तक स्टेशन नजर आता है मदीना मुनव्वरा में। और वो आगे उसकी जो एक्सटेंशन थी दमिश्क से, वो थी हैफा इसराइल, क्योंकि वो हैफा इसराइल भी उस वक्त ऑटोमन्स के पास था। बिल्कुल था। अच्छा, अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आज, तो एक नया जो है वो मंसूबा जेर बहस है, जिसको अहमद शरा जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको फ्लोट किया। पिछले चंद दिनों में आपको पता है अहमद शरा नजर नहीं आए। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ को मिले थे हमारे नहीं, अहमद शरा तुर्की में नजर आए ना। अहमद शरा इस पूरे क्राइसिस में, ईरान के और इस पूरे क्राइसिस में जी अहमद शरा आपको नजर नहीं आए। अहमद शरा इस पूरे अरसे में यूरोप में और मुख्तलिफ मुल्कों में वो जा रहे थे, और उसके बाद सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात हुई, तुर्किया में उनकी मुलाकात हुई। एक आबनाए हुर्मुज से बिल्कुल मुतबादिल एक रस्ते के ऊपर, एक कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है, जो ना बाबे मंदलब में हो, ना बहरे अहमर में हो सर, और ना ही वो ये खलीज अरब या खलीज फारस में हो, बल्कि वो जो है उसको 4 सीज का नाम दिए। आप उसको जरा स्टडी कीजिएगा। 4 सीज यानी वो बहरे अस्वद, ब्लैक सी, कैस्पियन, तुर्किया, आजरबाईजान, सीरिया, जॉर्डन, ये मुल्क किसी तरह से मेडिटेरियन के साथ अटैच हो जाएं, और कतर भी इसमें साथ जुड़ जाए। इराक और तुर्किया के दरमियान 2009 में मामला तय हो गया था, लेकिन फिर जो है वो बशर अल असद की तरफ से रेजिस्टेंस आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीरिया जो है, सीरिया में आप ज़हन में रखेंगे जितनी खाना जंगी, जितने भी झगड़े सीरिया में हैं, तो उसके बहुत से नुक्ता नजर हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि पाइपलाइंस का भी और कॉरिडोर्स का भी बड़ा एक रोल है। जी बिल्कुल। सीरिया जो है वो खुलता है जाके मेडिटेरेनियन पे, और आपको पता है वहां पे जो बंदरगाहें हैं वो रशिया ने ली हुई हैं। तो सीरिया की तरफ से बात की गई है कि जो अरब ममालिक हैं, अब आप इस बात को ध्यान में रखें, अरब ममालिक जो हैं वो बराह रास्त कनेक्ट हों शाम से, और फिर शाम के जरिए बहरे रोम में, मेडिटेरियन में खुल जाएं, बाबे मंदलब को भी बाईपास कर दें, बहरे अमर को भी बाईपास करें, और खलीज फारस को भी बाईपास करें, और नई पाइपलाइंस हो जिसके नतीजे में लेकिन इराक जो है वो ईरान का वहां पे एक असर है। अब वो पाइपलाइंस बनती है नहीं बनती, खलीजी मुल्क सारे के सारे अपना ये आबनाए हुर्मुज को छोड़ के जाने को तैयार हो रहे हैं। बाईपास। डॉक्टर साहब, इसमें तो मैं एक बात और आगे लाना चाहता हूं, एक बात मैं और आगे लाना, मतलब जी ये इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक और पर्सपेक्टिव आ रहा है जो बड़ा सीरियस है, इस पे मुझे आपका टेक चाहिए। वो ये है कि हुजूर 50% तो आपकी जो सप्लाई थी वो इसकी यूरिया की या खाद की वो बंद हो गई है, और अभी तक बंद है, और शदीद फूड का क्राइसिस दुनिया को हिट करने वाला है। इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि आबादियों पर खौफनाक प्रेशर है, रिसेशन पहले ही मंडला रहा था, और अब ये कह रहे हैं बहुत से लोग जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हुकूमतें उड़ जाएंगी, अभी ये जंग शुरू होती है या नहीं होती, ये ब्लॉकेड अगर रहती है और इसका नतीजा जो है एक फूड शॉर्टेजेस की सूरत में निकलता है और प्राइस हाइक्स की सूरत में निकलता है, पहले ही लोग बड़े एज पे रह रहे हैं। ये तो लोग चाहे यूरोप हो चाहे कोई हो, हम देख रहे हैं कि बार बार लोग बिलबिला के बाहर निकल रहे हैं, कभी एक वजह से कभी दूसरी वजह से, मगर उसके पीछे एक्यूमुलेटेड एंगर है और उनकी मैशत की जिल्लत है जो आज के इस निज़ाम ने उन पर जो है मुसल्लत कर रखी है। तो डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होता भी नज़र आता है, इंडिया में भी, यूरोप में भी, और हर जगह में भी। अगर 50% प्राइसेस बढ़ती हैं, हमारा क्या बनेगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। डॉक्टर साहब, देखिए कारी साहब, इसमें
पहली बात, एक तो बात मैंने आपसे ये कही ना कि ये अरब, ये जितने खलीजी मुल्क हैं, एक नहीं दो नहीं, सब के सब, सारा का सारा ये जो रीजन है, जो आबनाए हुर्मुज के जो बॉर्डर्स हैं, इन सब की एलएनजी और सब की गैस और सब की यूरिया और सब के सब फंस गए हैं। यानी आज जो है जिन जहाजों के ऊपर आज ईरान ने नहीं मानी ना सीज फायर, ईरान ने सीज फायर नहीं मानी। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम सीज फायर कर रहे हैं, ईरान ने नहीं माना। ईरान $600 अरब की तिजारत होती है सर, ईरान ने नहीं माना। ईरान ने कहा कि आप चलाएं आगे, क्योंकि हम तो जो बैठेंगे हमारे साथ पूरी दुनिया की मईशत बैठ जाएगी और सबसे पहले इन ममालिक की बैठेगी। ठीक है, इन ममालिक की, क्योंकि ये लैंडलॉक हैं। ये सारे जो खलीजी रियासतें हैं, जीसीसी के ममालिक सारे ये लैंडलॉक हैं। अगर आप बाब मंदलम को भी बंद कर दें तो ये लैंडलॉक हैं। इनका भी कोई बॉर्डर नहीं है, ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं सारे। तो इसीलिए सीरिया का मैं बात कर रहा हूं, सीरिया की जरूरत पड़ गई और इनको याद आ गया तुर्किया के, वहां से अगर हम एक रोड निकालें तो फिर हम मेडिटेरियन तक पहुंचते हैं। तो वो एक नया, लेकिन वहां भी तो एक स्पाइलर बैठा है नहीं, इसराइल नहीं, तो इसराइल बैठा है, लेकिन इसराइल को बाईपास करके, एक तो आईमैक है ना, ये उससे हटके एक और प्रोजेक्ट है कि इसराइल को बाईपास करके तुर्किया के थ्रू, या जो जॉर्डन या तुर्किया या सीरिया के जो मेडिटेरियन के अंदर खुलता है, वहां से सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों की गैस जाए। इसका मतलब है कि सारे मुल्क ये समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर बातचीत हुई, आज सऊदी अरेबिया ने इस पर ऐलान भी कर दिया बाकायदा कि हमारी बातचीत हो रही है फ्यूचर के लिए। इसका मतलब है कि ये वो बहुत ज्यादा, ये आबनाए हुर्मुज का जो भी सोल्यूशन निकले, देखिए ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है, जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, उस बातचीत के नतीजे में आपका ख्याल है कि सारे मुल्क खुश हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। और आप देखें, बात यह है कि वो मुल्क जो हैं, वो सारे के सारे ममालिक जो हैं, ये बड़ा अच्छा है कि मैंने आपसे बात कर ली, आपने मुझसे बात कर ली, मैं आपका दोस्त हूं, ये उसका दोस्त है, वो उसका दोस्त, लेकिन मुल्क अपने मफादात पे चलते हैं। इत्तेहाद, भाईचारा, ताल्लुकात, वो सारे पहले अपना मफाद होता है मुल्कों का, फिर उसके बाद बाकियों से मामला तय होते हैं। अब मसला ये है कि ये जो प्लान है मुतबादिल, इसको चाइना किस तरह देख रहा है? क्या ये बेल्ट एंड रोड के साथ चलेगा, या ये बेल्ट एंड, आपकी पूरी इक्वेशन में, ये जितनी इक्वेशन है इसमें चाइना और रशिया को बाहर ना करें। रशिया को वो नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, आज तो बिल्कुल ही ना करें। उसकी वजह यह है कि वो जो 90 बिलियन डॉलर्स का वो जो फंड रशिया के जो फ्रीज किए हुए थे यूरोप ने, और जिसको हंगरी वोट कर देता था विक्टर ऑर्बन कि नहीं वो यूक्रेन को नहीं देने, उसको शायद ईयू के ममालिक देने जा रहे हैं यूक्रेन को। उसके बाद खुल के बड़ी जंग के लिए आप तैयार रहें दोबारा यूरोप और रशिया के दरमियान। जी, पूरे यूरोप के। ओहो, वो रशिया के पैसे हैं सर, वो रशिया के 90 बिलियन जो उन्होंने फ्रीज किए हुए थे वो यूक्रेन को देने जा रहे हैं। एक जंग तो सर हम देख रहे हैं जी, वो जंग जो है वो मुस्तकबिल की जंग जो आपने बताई वो नजर आ रही है। सर हम मुज़ाकरात पे आते हैं। आज अभी शाम जैसे सुबह होती है अमेरिका के अंदर, तो ट्रंप उठते हैं और एक नई बात करते हैं। आज दोबारा उठे और उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि जुमे का, पहले उन्होंने कहा कि जुमे दूसरा रोज जुमे को होगा, दूसरी उन्होंने बात की कि दूसरे दौर में अच्छी बात होगी और अच्छी खबर है, और तीसरी उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी फौज को यह ऑर्डर दे चुका हूं कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहें और नाकाबंदी जारी रखें, और साथ साथ उन्होंने 48 से 72 घंटे की डेट दे दी। कल रात को हम जब बात कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि सुबह क्या नाका जो है जंगबंदी एक्सटेंड होगी या जंग होगी। वो तो हुई, वो तो तस्हीह हो गई और गैर मुअय्यना मुद्दत तक हो गई। सर कायद साहब ने जो अभी पूछा था कि रात को हुआ क्या था, क्या वज़ीर आज़म ने कॉल की, फील्ड मार्शल साहब ने कॉल की और ये जो है वो ट्रंप साहब मान गए, या कुछ और भी हुआ इर्द गिर्द से? तो ये सारा कुछ सामने आया और आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की ईरानी सफ़ीर से, उससे भी कोई पैगाम रसानी तो गई है। आपको पता है ईरानी सफ़ीर जो है ये भी ओल्ड गार्ड है, पासदार। जी बिल्कुल, आपको मतलब ये वो डिप्लोमेट, जी जी, ईरान के डिप्लोमेट जो हैं उनकी भी एक पूरी वो एक मनाजिल तय करके और फिर अहम ममालिक में उनकी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं।
अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं पहले बात कि जो आपने बात की ना, एक तो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया जो मुझे बड़ा अजीब लगा। आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हमारी फौज तैयार है। यानी इसका मतलब उनकी फौज तैयार नहीं होती जंग के लिए, जब वो कहते हैं तो तैयार हो जाते हैं। मतलब ये भी अजीब सी बात है। जी जी। बहरहाल उनकी फौज जो है वो जाहिर है फौजों का काम तो 24 घंटे तैयार रहना है। प्रेसिडेंट ट्रंप फंस चुके हैं। 3 बातें ध्यान में रखें। पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप दलदल में फंस चुके हैं। मिड टर्म तक क्या हालात होते हैं वो छोड़ दें कि मिड टर्म में अमेरिका की मईशत का क्या होता है, दुनिया की मईशत का बड़ा खराब हो गया। आपने देखा है लुफ्थांसा की फ्लाइट्स यूरोप में चेंज खत्म हो रही हैं और कैंसिल हो रही हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि 2 इत्तेहादों को उन्होंने यानी एक तो यूरोप, अब यूरोप अगर ये फंड देने जा रहा है ये यूक्रेन को, तो यूरोप क्या फिर लड़ने जा रहा है? क्योंकि उन्होंने वो जो पाइपलाइन आती थी जो काजाकिस्तान से जर्मनी तक, और रशिया ने उसकी गैस रोक दी आज और स्लो कर दी है। इशू ये है कि क्या यूरोप तैयार है लड़ने के लिए रशिया से? और यूरोप अगर तैयार है तो ये थार्ड वार्ड सारे तो ये तो यूरोप से आए हुए थे ना, ये तो सारी फौजें मौजें, फिर इसका मतलब चलो चलो यूरोप चलो, क्योंकि लड़ाई फिर नेटो में हो रही है। ये जो मुल्क हैं सारे के सारे खलीजी ममालिक, इनको शदीद इस बात का अफसोस भी है, दुख भी है कि इन्होंने, जब मैं हमारे ब्रादर मुल्क भी हैं उसमें कई, ठीक है, उनको कि उन्होंने सारे जो अपने अंडे थे वो अमेरिका के टोकरे में डाले हुए थे अपनी हिफाजत के लिए जी। अब वो उसका रंग कुछ भी दे दें, कुछ भी रंग देते रहे, कुछ भी बयाने बनाते रहे, लेकिन यह है कि उन्होंने अपने अच्छा ये जो डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, एक खबर आ रही है, एक खबर आ रही है, ईरान के लिए दिए हुए थे ना, एक खबर आ रही है जिसमें मैं चाहूंगा कमेंट भी आप करें। 2 चीजें, एक तो ये कि अभी ट्रंप साहब की तरफ से मुझे बताया गया है कि खबर आई है कि ये सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए जंग बंदी है। एक तो डॉक्टर साहब ये, और दूसरा ये एक और भी खबर है, वो ये है कि ईरान ने 70 के करीब जो इर्द गिर्द के ये मुल्क हैं वो टारगेट्स लॉक किए हुए हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले आप नक्शा खींच रहे थे और ये बता रहे थे कि मुमकिन है यहाँ की सरहदें, अब जाहिर है अगर ये यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट सेट होते हैं, गर्मी आ रही है, हब्स का वो आलम है कि सांस नहीं ले सकते आप इन मुल्कों में गर्मी के मौसम में, अगर ये एसी वेसी ना हो तो ये एक तो 70 टारगेट्स हिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि GCC को तो छोड़ें, दी वर्ल्ड विल नेवर रिमेन द सेम। और सेकेंडली जो सप्लाई चेन्स टूटेंगी उससे जो दुनिया में माशी खलबली मचेगी, जिस तरह मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस निज़ाम को ही कहीं जो है वो इसकी तदफीन ना हो जाए। डॉक्टर साहब देखिए जी, बात यह है सारी कि ईरान तो जाएगा बिल्कुल आखिरी लिमिट तक लड़ने के लिए, क्योंकि मतलब वो जंग जीत चुका है, उनकी क़यादत शहीद हो चुकी है, ठीक है। उनके रहबर को बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भयानक गलती की कि उनके रहबर को निशाना बनाया। अली लारीजानी जो थे मुज़ाकराती टीम के, उनको निशाना बनाया जो मुज़ाकरात, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी जब वो टीम उनकी आ रही थी तो उधर से धमकियां थी कि जी इनको हम निशाना बनाएंगे, जिसके बाद उनको सिक्योरिटी फराहम की गई, और आते हुए भी और जाते हुए भी। बात सारी यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इत्मीनान उन पे दुनिया में कौन सा बंदा कर रहा है? सब उनकी अपनी टीम कर रही है? नहीं। क्या उनके ऊपर यूरोप कर रहे हैं? नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी, और ईरान को किसी सूरत, किसी भी सूरत, ये मैं अपना तजिया भी दे रहा हूं और इसको जाहिर है कि इसको किसी सूरत चाइना ईरान को यहां पर शिकस्त खाने नहीं देगा, किसी सूरत। और ना ही वहां यहां पर आप देखिए ना कि खुल के चाइना के प्रीमियर का, यानी मैं वजीर खारजा की बात नहीं कर रहा, प्रीमियर शी जिनपिंग का MBS को, जो सऊदी अरेबिया के वजीर आजम और वली अहद हैं, उनको फोन आना आबनाए हुर्मुज के हवाले से। उस फोन कॉल में कोई बात होगी ना कि आबनाए हुर्मुज में हम जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह से आपने चलाने के इशू। मैंने आपसे फिर कहा ना कि कुछ गलतियां हो चुकी हैं, कुछ इस खित्ते में गलतियां हो चुकी हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, वो उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं। या तो फौरन करेक्ट कर लेंगे उसको, या ये है कि वो किसी और ट्रैप की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आबनाए हुर्मुज में जो कुछ हो रहा है, ईरान
अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये बातचीत होती है, 2015 का ही मुआहिदा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं ना कि 2015 से बेहतर डील करूंगा मैं अमेरिका के, अब 2015 वाली ही इनको मिल जाए तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है वो, अगर ये टोल टैक्स का मामला, ईरान ने तो कब्जे कर रहा है वो जहाजों पे, तो अब आप ईरान को कैसे रोकेंगे? साथ ही एक रिजीम चेंज सर पे खड़ी है, और वो रिजीम चेंज है लेबनान में। जी, लेबनान की रिजीम चेंज सर पे खड़ी, आप लेबनान को नहीं फोर्स कर सकते वहां पर। ये तो कर सकते हैं आपके हिजबुल्लाह से कहें कि वो फौज का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो फौज जो डिफेंड ही नहीं कर पा रही इसराइल से, और अमेरिका बहादुर कह रहा है कि मैं तौसी दे दूंगा और वो गालियां दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या लगाई है कि आप हिजबुल्लाह को गालियां दें? लेकिन और सर, हिजबुल्लाह से असला मियां साहब और तो डॉक्टर साहब, लेबनान एक की ब्रेक हिफाजत है, कौन करेगा? एक या ब्रेक तो है, फौज इतनी तगड़ी हो कि एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और वापस आके और भी बात करेंगे। एक और बात जो आइंदा हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद मरांदी जो एक बहुत उनके दानिशवर हैं, उन्होंने बताया है कि जब ये वाशिंगटन पोस्ट में छपा था, जब ये यहाँ से वापस जा रहा था वफद ईरान का, तो उसे हिट करने की भी बातें हो रही थी। ये भी क्या है, और ये फिर इसमें कैसे CBMs होंगी? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक तो ये भी, और मियाँ साहब ज़रा आप भी इस पर ज़रा अपनी बताइएगा राय कि ये डॉक्टर साहब, ये जो ख़बरें आ रही हैं और इन साइड जो अमेरिका में से आ रही हैं कि अभी तक जो वफद नहीं आ रहा ईरान का, उन्हें कुछ बड़ी ताकतों ने रोक भी रखा है उनकी अपनी हिफाजत के गर्ज से। आपको याद होगा, मैंने कल अर्नाब गोस्वामी के एक शो पर मोहम्मद मरांडी को सुना, जो आए हुए थे यहाँ पे और बड़े नॉन आदमी हैं, उनके तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। उन्होंने बताया कि जी हम जब वापस जा रहे थे, पिछला जो राउंड था उसमें बड़े अखबार, अमेरिका के अखबार ने ये सजेस्ट किया कि इन्हें हिट कर देना चाहिए, और अब भी इन्हीं खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं जाहिर है ईरान को, सऊदी लाबी को तो बिल्कुल सूट नहीं करता, और किसी इस तरह का कोई इस तरह की दहशतगर्दी अगर करने में वो कामयाब हो जाते हैं, और कोई बेईदस क्यास भी नहीं है, 166 बच्चियों को कोल्ड ब्लड जो है वो उन्हें पता था कि वो स्कूल में मार रहे हैं, और सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो ईरानी फ़ौज के पर्सनल उनकी बच्चियां थीं। तो अब ये भी ख़तरा मौजूद है कि अगर वो, बहरहाल हम हमारे होते हुए उन्हें ये जुर्रत तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम वो बुरी तरह पेश आएंगे उनसे अगर हम उनको लेके आते हैं या हमारे यहाँ वो आते हैं तो। बट यू कैन नॉट रूल इट आउट। जो होमिसाइडल मैनियक हैं उधर बैठे हुए, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी देखते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कुछ हक़ाइक़ भी इस हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब वो ईरानी वफ्द पाकिस्तान आया उस वक्त तो ये ख़तरात थे और ये इतलात मिली थी, और फिर पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो पूरे गल्फ़ में उस वक्त पेट्रोलिंग उन्होंने की और बाकायदा तौर पर ये पैगाम दिया कि इनकी हिफाजत जो है पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए वहाँ उस तरफ जो है मैली आंख से भी नहीं देखना। और फिर पाकिस्तान उनको लेके आया और लेकर भी गया पूरी हिफाजत के साथ, वहाँ पर वो रहे और गए। जब फील्ड मार्शल वहाँ पर गए तो उस वक्त भी जो है वो पूरे गल्फ़ में बाकायदा तौर पर जो है पेट्रोलिंग जारी थी और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मैली आंख से देख सके। ये ख़तरा है, और ख़तरा दो किस्म के हैं। एक ख़तरा ये है डॉक्टर साहब के वहाँ से जब ईरानी वफ्द आएगा तो उस वक्त कोई शरारत ना हो, ये वाक़तन जो है ये सिक्योरिटी जो है वह इसको यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरा ख़तरा ये है कि जो मज़ाकरात हैं, जो तातुर का शिकार हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पकड़ी गई है कि दो स्पाइलर, जिसमें इंडिया है और इजराइल है, बाकायदा तौर पर ये, और कुछ बैरून मकामी स्पाइलर भी हैं मुल्क में, जो स्पॉयलर्स हैं उनका आप जिक्र नहीं कर रहे, वो भी हैं। उनकी तरफ से ये है कि इस टॉक्स जो हैं इनको गैर जानिबदार जो हो रही है, और पाकिस्तान की जो पोजीशन मुतवाज़न है, कामयाब होना उनकी मौत है जी, मौत है। और पाकिस्तान को है वो गैर जानिबदार जो है वो ना रहा जाए, पाकिस्तान को जो है वो साबित किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो जानिबदार है। देखें, तो ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क है और ये साजिश पकड़ी गई है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, एक सांस का किसी को नहीं पता। लेकिन जितनी इंसानी बस में सिक्योरिटी मुमकिन है, उतनी सिक्योरिटी ईरान और अमेरिका के वफूद को दी गई। और मैं आपको एक और बात बताऊं जी, बायो सिक्योरिटी तक फराम थी। बायो सिक्योरिटी से मतलब यह है कि एक तो खुद वो बायो सिक्योरिटी अपनी उसका ख्याल रखते हैं कि वो अपना खाना पीना, पानी कौन सा पीना है, खाना कौन सा खाएंगे। ये वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पुतिन, शी जिनपिंग, कई मुल्कों के,
ईरान की क्यादत भी कि कहीं को पॉइजनिंग ना हो जाए, कहीं वो उनका डीएनए लेके, मतलब 100 आपको जी, पता है कि बिल्कुल, 100,000 बिल्कुल। चीजें, वो पता चला किसी लैब के हाँ। अंदर उनका स्पेसिफिक वायरस डीएनए से बना दिया। एनीवे, तो ये है कि वो जो है उनकी बायोसिक्योरिटी तक यहां पे मौजूद थी। वो अपने साथ खुद अपना, या पाकिस्तान पे इत्मीनान जाहिर है उनका है जैसे भी, और बाकी ये है कि वो न्यूक्लियर कवर, न्यूक्लियर एम्ब्रेला थी। बिल्कुल। ये पाकिस्तान में जब कोई हमारा मेहमान कदम रखता है तो एक तो आपको जहाज नजर आते हैं ना, लेकिन फिर उसके साथ एक न्यूक्लियर एम्ब्रेला के अंदर आप शामिल हो जाते हैं। और ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एम्ब्रेला, बल्कि चूंकि अमेरिका के भी वफूद यहां पे थे, तो अमेरिका भी, उनके भी सैटेलाइट सिस्टम, जाहिर है। चाइना के भी सिस्टम्स, रशिया, दुनिया भर की जो सिक्योरिटी है एजेंसी, वो उस दिन फाल थी। और इसीलिए बहुत से लोगों को ये नाराजगी भी हुई कि उनको खबरें नहीं मिल रही थी और ये जी। सारा नहीं हो रहा था, क्योंकि और आप देखें कि पाकिस्तान ने, मैं तो हैरान हूं वैसे, इतनी खुफिया मैसेजेस आपस में अब वो अखबार जो लिखते हैं, जो बंदा कोई बात करता है, कोई बंदा वो यहां पे आपको पता है ना, वो ये फिल्टर्स तो वैसे अभी तक कायम है। नहीं नहीं, पाकिस्तान ने जो अमेरिका की तरफ से बात हो रही थी और जो ईरान की तरफ से बात हो रही थी, वो मतलब सारे ताल्लुकात ही छोड़ दिए उन्होंने मीडिया के साथ, क्या अपने घर वालों से, उनको हमें पता ही कुछ नहीं। मतलब लोग यहां पे, ये नहीं होता है ना कि कोई न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कोई इधर कोई इधर, और ये जेडी वेंस ने भी रखा मामला, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी कोई बात जो है ना अमेरिका की तरफ से हुई, कोई किसी किस्म की खबर, और ना ही ये खबर जो है किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन लोग नाराज भी हो गए। बिल्कुल ऐसा। अब उसके बाद ये कि टामक टोइयां मारते रहे, क्योंकि स्पॉयलर्स तो मौजूद है ना जी, ऐसे नहीं हुआ, कोई ईरान के बारे में बात कर रहा है, कोई प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप से एक तो ये अच्छा हुआ ना कि ट्रू सोशल उनसे ले लिया गया। सर यही मैं बात करने लगा। अच्छा, मैं सिर्फ आपको बात बताऊं, अब वो न्यूयॉर्क पोस्ट से किसी से इंटरव्यू देते हैं, उनका ऑडियो आती है, वो वगैरह वगैरह सारा होता है, लेकिन ट्रू सोशल उनका ऐसे लगता था, आप यकीन करें, मैं बड़ी एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूं कि दो मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं जी। दो बच्चे हैं जिनका आपस में बड़ा शदीद झगड़ा है। वो एक जो बच्चा है वो ऊपर लिखता है ट्रू सोशल में, उसमें वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, और नीचे वाला जो है वो उसका दुश्मन है और वो धमकियां लगाता है। फिर वो मतलब मैसेज पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि ये एक पैराए में है, ये मतलब है कि वो होता है ना, वो तो काफी यार रिलीफ था, वो अजीब। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उससे हटे पीछे, बहुत अच्छा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जितनी जल्दी अपने आप को निकालें, ईरान भी अपने आप को पीछे करे, ईरान भी अपने आप को एक दुनिया के साथ चलना है ना, ईरान ने भी, ईरान की फ्लाइट्स लैंड हो, ईरान की इकॉनमी खुले, ईरान लोग जाएं, उनका टूरिज्म बढ़े, और ईरान की कौम जिस तरह से जबरदस्त कौम है वो भी इसमें से निकले। लेकिन वो अपनी शराइत तो मनवाएगी ना, क्योंकि उन्होंने जंग जीत ली है, उन्होंने जंग जीती हुई है जी। ये सोच उनमें पाई जा रही है अब ईरान में, और ईरान इस पे सोच रहा है। आज जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ ईरानी सफ़ीर की, उसमें कुछ पैगाम रसानी जो है बड़ी अहम हुई है। उनकी खामोशी देखिए ना, उन्होंने इसको सीज फायर पे कोई बात नहीं की। जी बिल्कुल। आपको पता है मशरिकी माशरों में खामोशी को रजामंदी समझा जाता है, ऐसा ही है। लेकिन सर, आपने सदर ट्रंप की बात की है। सदर ट्रंप जो है, उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। आपने भी कहा कि उनके पास अब वो ऑप्शंस जो है वो बहुत कम रह गए, बल्कि खो दिए उन्होंने सारे ऑप्शन। यहाँ तक कहा जाता है, और ये खबर जो है बाकायदा तौर पर पता नहीं कहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन ये खबर है कि जिस दिन उनके पायलट्स वहाँ पर तलाश किया जा रहा था, उनके जो जहाज़ गिरे, उस दिन वो इतने गुस्से में थे कि वो एटमी कोड जो है वो ढूंढ रहे थे। एटमी कोड उन्होंने मांगा, एटमी कोड हासिल करने की कोशिश की, उनके कमांडर्स ने उनको नहीं दिया। न्यूक्लियर फुटबॉल हाँ, उनको नहीं दिया। ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है ये पता नहीं, लेकिन ये तो वाकईतन ये दुरुस्त है ना सर कि जो सदर ट्रंप हैं उनके पास ऑप्शन सब बहुत कम रह गए। देखें, ये तो उनका न्यूक्लियर कमांड इन कंट्रोल है ना, जिसको वो NC2 न्यूक्लियर कंट्रोल एंड कमांड NC2 कहते हैं। तो उसमें वो तो न्यूक्लियर फुटबॉल जो हाथ में जो ब्रीफकेस, वो तो उनके पास कोड्स और पूरा सिस्टम चलता रहता है साथ साथ उनके। लेकिन वो ऐसा आसान भी नहीं होता, उसमें वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे जाएगा, क्या होगा। उनको दूर भी तो कर दिया गया था, दूर भी कर दिया गया, और वो उसमें ऐसा हुआ तो नहीं है तारीख में, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि वो अनलॉफुल जो है, वो अगर कोई हुक्म दिया जाए तो कई दफ़ा
नीचे से रिफ्यूजल भी आ जाए। लेकिन सर उनसे कोई बाइक तो नहीं है कि ऐसा हरकत कर जाए? नहीं, वो उसमें फिर आसपास के लोग मौजूद होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो हमारा लागू में बैठे हैं दोस्तों के साथ और कह रहे हैं यार जरा वो ब्रीफकेस तो लाओ, मैं उसमें ऑर्डर करता हूँ कि लॉन्च कर देता हूँ सारी दुनिया के मिसाइल। ऐसा तो नहीं होता, बड़ा एक संजीदा काम है और उसको बड़े तरीके से उसको देखा जाता है। लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, ये बात तो तय है कि वो गुस्से में थे, ये बात भी तय है कि जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं तहजीब को मिटा दूंगा, जी। आज रात को तहजीब को ही तहजीब ही खत्म कर दूंगा। क्या उनको अंदाजा है और हमको पाकिस्तान में कि ईरान को डिस्टेबलाइज करने का मतलब कितने मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना है? अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है, आधी दुनिया, अगर ईरान डिस्टेबलाइज, जो साजिश थी जी, वो साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ भी थी ना। अगर आप किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं, अभी भी हो रही है। आप कहते हैं मैं उसके 5-7 हिस्से करूंगा, मैं कुर्दों को असला दूंगा, मैं उसको इराक से लोग घुसा दूंगा, मैं इधर से घुसा दूंगा। सर अभी भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है और वो इजराइल जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू और जो इंडिया है उनके थ्रू करा सकता है। इन दिनों में हो सकता है। अफगानिस्तान के ऊपर तो चाइना ने उरमची में बुला के उनको, तो अफगानिस्तान को तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे मामला उनसे बेहतर हो गए। ईरान तो ये जो अफगानिस्तान है वो तो गलत जगह फंस गया था और मेरा ख्याल ये है कि उनके लोग जो हैं वो अब बाहर उससे निकलेंगे। वो जो चाइना में उरमची में उसके बाद जो बातचीत हुई है तो चाइना ने उनको ठंडा कर दिया। अब रह गया इशू के भारत इसमें क्या करेगा। भारत तो जो करेगा, आप एक बात ध्यान में रखें, असना अशरी जी, जो मैंने बात उस दिन भी कही, ईरान और इराक के बाद सबसे ज्यादा भारत में, बिल्कुल ऐसा, असना अशरी जो हैं उनके जो मसलक है, सबसे ज्यादा इराक और ईरान के बाद वो भारत में है। और ये बात शायद उनको अभी तक इल्म नहीं, क्योंकि भारत तो इतना जो नई दिल्ली है, दिल्ली में बैठे हुए लोग तो इतना डिस्कनेक्टेड है, इनको ये नहीं पता मणिपुर में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि वहां पे मिजोरम में क्या हो रहा है, उनको दिलचस्पी भी नहीं है, शायद उनको इनमें नहीं है कि यार ये तो बात करने से पहले नेतन्याहू की जाके गोद में बैठ के वो जो एप्स्टीन फाइल्स का सारा चक्कर, उससे पहले चेक तो कर लो कि यार हमारे मुल्क के अंदर, भारत उनका मुल्क तो है ना भारत सबका, वो बैठे बैठे ऐसी लूज टॉक कर रहे होते हैं जहां उनको पता ही नहीं, सर ना उनको मजहब का पता है सर, ना उनको अपने मुल्क का पता है, ना उनको अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के जज्बात का पता है। 1 साल हो गया है साजिश जो हुई थी पहलगाम की, 1 साल आज मुकम्मल हो गया। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू नाज़रीन जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिए, हमें ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। मीर साहब, ये जो जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं पहलगाम का, उसको भी 1 साल हो चला है, तो इस पे भी कोई बात हो जाए और उसके नतीजे में एक जंग, और फिर उस जंग ने सब कुछ बदल के रख दिया। यानी अब अगर आप देखें तो ईरान की जंग से पहले वो जो जंग थी, उसने बहुत से मफरूज़े जो हैं वो तहोबाला करके रख दिए, और वो जो एक शाइनिंग इंडिया था, हमने देखा कि वो तो मिलिटरीली जिस तरह से वो एक चिकन आउट हुआ, या क्या आप उससे कहेंगे, और अब ये मामला हो रहा है। ज़रा इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब। देखिए कैसा साहब, डॉक्टर साहब, आज वो 22 अप्रैल है और आज के दिन ही पहलगाम में कुछ सियाह जो हैं, उनमें बताया जाता है कि 26 सियाह जो हैं वहाँ पर उनकी हलाकत हुई थी और 8 ज़ख्मी हुए थे। और जैसे ही ये वाक़या होता है, और ये 1 साल हो गया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कारी साजिश का आगाज़ किया गया था, और जिसका फिर पेशखैमा जो है वो मई के महीने में सामने आया और एक जारहियत की गई और पाकिस्तान ने बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज तक जो है वो दुश्मन अपने ज़ख्म चाट रहा है और उनको धूल छिटाई गई। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी कायद साहब जो है वो FIR काट दी गई। डॉक्टर साहब, उसमें जो मतन था, जो FIR का था, वो पहले से ही तैयार था, और वो जो गोदी मीडिया वो पहले से बाकायदा तौर पर उन्होंने ग्राफिक्स हर चीज़ अपने स्टूडियोज में तैयार करके रखे हुए थे, और जो नाम नहाद मैं उनको कहूँगा जो दानश्वर हैं उनके, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो कराची में कब्जा कर लिया। जी कराची में कब्जा, वो तो खैर गोबर वारिया, गोबर उसका नाम है कि गौहर, चलो दफा करें उसको, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बकवास शुरू कर दी
पाकिस्तान ने कहा कि एक गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात कराई जाए। 1 साल हो गया, अभी तक वो तहकीकात नहीं हुई। ये बड़ा जुल्म है। देखें, उनकी वो जो भी वहाँ पे लोगों की इंसान थे, उनकी जानें गई, वो शहीद हुए, जो भी मारे गए, वो उनकी तहकीकात आज तक नहीं हुई। बिल्कुल। और आज तक कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना। आज तक वहाँ पर जो होता है ना कि कोई अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान की तरफ से आपको याद है शुरू में क्या बात हुई थी कि आप अपना खुद हमें छोड़ दें, अक़वाम मुत्तहिदा को भी छोड़ दें, अपना एक कमीशन बना लें, गैर जानबदार, वो इंक्वायरी कर लें। यानी उस वाक़े के दरमियान और 7 मई के दरमियान बड़े दिन गुजरे हैं, और इन तमाम दिनों में ये बात होती रही। ये देखें, ये बिल्कुल वही काम हुआ है कि जैसे मकसद कुछ और था और बहाना कुछ और बनाया गया। मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि ईरान पे जो हमला है वो उसमें कोई न्यूक्लियर इशू था। बिल्कुल नहीं था। ईरान में सिंपल उन्होंने एक रिजीम चेंज करके एक पिट्ठू को बिठाना था, वो जो रजा शाह पहलवी के बच्चे को, ठीक है, जो कि वो अपना वहां पे सर मार रहा होता है दीवारी गरिया के साथ, उसको लाके बिठाना था, पिट्ठू बंदे को, और उसके बाद उन्होंने या मुल्क को तोड़ देना था। बाकी तो अगर ये मुआहिदा ही करना था तो ये तो 2015 में किया हुआ था जी। और कितना डिस्टेबलाइज होता पूरा खित्ता कि जनाब, वो तो तुर्किया को समझ आ गई बात की, वो तो आज़रबाईजान को समझ में आ गई, वो तो इराक में समझ में आ गई कि उधर से आप कुर्दों को दे रहे हैं, उधर से आप आज़रबाईजान में कह रहे हैं लोगों को दाखिल हो जाओ, उधर से उनको असला दे रहे हैं, उधर से आप जरा याद करें ना हुआ क्या है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। उसके बाद ईरान फौरन इत्मीनान कर लेगा, ये मुश्किल काम। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश क्यों गढ़ी गई थी उस वक्त? पहलगाम का वाकया, देखिए, पहलगाम का वाकया भी कहीं ना कहीं आपको मुझे नहीं इस बात का अंदाजा कि ये मेरा ख्याल है ट्रैप हो गए, मोदी जी ट्रैप हो गए। लेकिन सर नहीं, मोदी जी उसी दिन की बात है सर, मोदी उसी तरह ट्रैप हुए जिस तरह ट्रंप ट्रैप हो गए सर। उसी दिन की बात है कि जी आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सर एक चीज देखने वाली है कि मोदी हम चले कहते हैं ट्रैप हो गए, उसी दिन की बात है गोदी मीडिया का एक जो गुमाश्ता है वो वहां पर इंडिया के अंदर जो इजरायली सफीर है उसके पास जाता है, ये सारे का सारा स्क्रिप्ट है नहीं, और वो उसके पास जाता है, उसको कहता है कि ये हो गया, क्या आप हमारी मदद करेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, और साथ ही वो अपने फौजी भेजते हैं। ईरान पर हमले से पहले मोदी जी नेतन्याहू से मिलते हैं। मोदी जी जाके नेतन्याहू से मिले थे ना हमले से पहले, वो दौरा किया था ना उन्होंने इसराइल का। तो सोची समझी साजिश। मसला ये है कि मेरा जो ख्याल है वो ये है कि मोदी जी ट्रैप हुए, वो उसी तरह ट्रैप हुए जैसे ट्रंप ट्रैप हो गया कि जी ऐसे पाकिस्तान एक हलवे की तरह बस करें और उसके बाद देखें पाकिस्तान, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट था वो पर्चा लीक हो गया। लगता ऐसे है कि लिखा इधर गया और हालात तब्दील हो गए, तो उधर उसकी जो कॉपी पहले से दी गई थी वो ये थी कि कराची पे कब्जा हो गया। मैं उसको कभी लाइट नहीं लेता, ना मैं कभी उसका मजाक उड़ाता हूं उस बात का। लाहौर में बंदरगाह नहीं, मैं उसकी बड़ा संजीदगी से लेता हूं, क्योंकि इसका मतलब ये है क्योंकि वो संजीदा थे, इसका मतलब है कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसकी ये तैयारी जो लिखने वाले थे। देखें, एक तो ये तो जो है वो राइटर है ना, और फिर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और बाकी जो है वो प्रोड्यूसर जो भी है वो डायरेक्टर। इशू ये है कि ये जो एक्टर्स थे इनके पास ये स्क्रिप्ट पहुंचा हुआ था कि आपने ये इस वक्त ये पढ़ना है कि जी कराची पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वहां तक फौज पहुंच गई है। अब इसके पीछे ये क्या मामला था, हमने शायद इसको खुद भी बतौर एक कौम हमने इस पर गौर नहीं किया। तो हमने उसको कि वो पीछे देखें, वो तो अल्लाह की मदद आई, यहां से हमारे जवान उठे, पूरा मुल्क उठा, आपकी फजाइया उठी, आपके जो है वो फौज उठी। ऐसा तो नहीं था कि जिस तरह और बहरिया को शिकायत रह गई, सॉरी बहरिया को शिकायत रह गई कि हमें मौका नहीं मिला। नहीं, अब इंशाल्लाह पूरी होगी। अगर दोबारा वो संदूर का नाम ले रहे हैं, जिसको हमने तंदूर बना दिया था, दोबारा वो नाम ले रहे हैं, तो अभी 2 हमने तजर्बे किए हैं सर, जो हमारे बहरिया ने, और क्रूज मिसाइल के तजर्बे किए हैं, अब बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। अब अगर हुई तो फिर उनका विक्रांत है, शायद वो डूब डाब जाएगा, उनकी जो मुंबई वगैरह जितनी भी हैं हम उनको फिर निशाना बनाएंगे। लेकिन सर हम कह रहे हैं मोदी ट्रैप हुए, क्या उनको इजराइल ने ट्रैप किया? क्योंकि मुझे अब ये जहन में आता है, और अगर उसको इसके साथ मिला के पढ़ा जाए, ये जो अभी देखा जाए ये जो जंग है ईरान की,
तो वो उस वक्त इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को पहले डिस्टेबल किया जाए ताकि उसके बाद जो है ईरान की तरफ आए। उसके बिल्कुल ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता। पाकिस्तान को दो तरह से डिस्टेबलाइज करना था ना, एक तो ये कि प्रॉपर काइनेटिक के थ्रू, काइनेटिक के थ्रू तो ये जो अटैक हुआ, उसके साथ ही दो तरफ से पाकिस्तान का महाज खोलना था। एक महाज याद करें कि उस वक्त और उसके बाद भी अब तक अफगानिस्तान की सॉइल से क्या होता रहा, बिल्कुल। तो वो एक फ्रंट उधर से खुलता और एक इधर से खुलता और इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन होती पाकिस्तान में कि उसके साथ फिर आप ईरान को जोड़ देते, क्योंकि आपका बहुत तवील बॉर्डर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको आप वाकयात को अलग अलग करेंगे ना, आप इस वक्त में बात करें तो आप ताइवान में जो तलखी हो रही है वहां पर उसको भी ध्यान में रखें। इस वक्त आप ये भी ध्यान में रखें कि ये यूरोप और जो रशिया के दरमियान मामला हैं, ये बराह रास्त आप पे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उधर से कैस्पियन और ब्लैक सी आता है तो तुर्की आ जाता है, तुर्की आ जाता है तो आज़रबाईजान आता है, आज़रबाईजान आता है तो मतलब एक पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया का किस्सा चलता है। $400 बिलियन की 25 साल की डील है ईरान और चाइना के दरमियान। 400 बिलियन डॉलर। बात यह सारी कि इसमें जो अरब ममालिक और खलीजी ममालिक और बाकी सारे, ये पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी, वेस्ट एशिया के इत्तेहाद, कई रियासतें किस तरह सरवाइव करेंगी, मुत्तहिद हो जाएंगी। जीसीसी तो टूट गया ना, जीसीसी तो फारिग हो गया। ऐसा जीसीसी जिसमें आपने इराक को इसलिए नहीं मेंबर बनाया कि वहां पे सद्दाम हुसैन बैठे हैं, हालांकि उस वक्त ईरान इराक जंग में ये सारी जीसीसी ममालिक सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के अगेंस्ट, लेकिन वो जीसीसी फारिग हो गया, अरब लीग पहली फारिग, ओआईसी पहली फारिग। बात यह सारी कि अब जो आगे मामला है, पाकिस्तान ने तो इस वक्त अपने आप को, तो जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है, हमारा बॉर्डर है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, साथ पूरी दुनिया को भी बचाया है एक बहुत बड़े बहरान से, लेकिन उस बहरान से जल्दी निकलेंगे नहीं लोग। 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं आज लुफ्थांसा की, 20,000 फ्लाइट्स। यानी अगर आप अगले चंद महीनों में देखें कि जी मौसम गर्मा का आगाज हो रहा है तो जी वहां पे लोग जाएंगे यूरोप में, लुफ्थांसा की फ्लाइट से कैंसिल हो गई है कि फ्यूल इतना महंगा है, इतनी फ्लाइट। पाकिस्तान ने तो बचाया पूरी दुनिया को, और बहरान तो जाहिर है अल्लाह करे मुआहदा हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएगा, उस तरफ जा रहे हैं मामलात। लेकिन मैं फिर वो साजिश की बात करूंगा कि पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को बचाया है, लेकिन पाकिस्तान जिस रिस्की इस वक्त सिचुएशन में है कि एक और भी तो साजिश हो सकती है चीन की तरफ से, सॉरी इजराइल की तरफ से, कि वहां पर अब ईरान तो उनसे गिरा नहीं, ईरान तो सर्वाइव कर गया बल्कि खड़ा हो गया। अब दोबारा जो है वो संदूर 2 की बातें की जा रही हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर नहीं, देखें क्या होगा, पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करेगा? ये है कि आप जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि मैंने आपसे कहा ना, रिजीम चेंज जिस तो ऐसे सामने आपको नजर आ रहे हैं रिजीम चेंजेस। पहली बात तो ये कि लेबनान आपने सेटल करना है, फिर यह है कि ये जो गजा का जो पीस बोर्ड था उसमें जो है वो दुबई पोर्ट को दे दिया गया पूरा प्रोजेक्ट। अब वो गजा पीस बोर्ड का क्या बनेगा, क्या उस पर मुल्क सारे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, ये जो इत्तेहाद बना है 4 मुल्कों का, ये किस तरह आगे चलेगा, क्या इसमें ईरान भी शामिल होगा, कतर भी इसमें आना चाह रहा है, बाकी वो अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं रहा मुल्कों को। और अमेरिका जहां पे मौजूद है, अब मुझे बताएं ना, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तो मामला हल हो गए थे और वो हल हो चुके थे। ये जब चाइना ने इनकी दोनों मुल्कों के दरमियान बात सारी करवाई, ये मामला फिर बिगड़ने जा रहे थे। पाकिस्तान ने रोका कि आप कोई मुल्क रिएक्ट ना करे, ईरान जो है वो उन पे वहां पे, और जाहिर है अगर उनकी अमेरिकन बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं और उनका कंट्रोल ही नहीं है अपनी बेसिस पे, तो वो ईरान की क़यादत सारी शहीद कर दी है, उनके बच्चे बच्चियां उनका। फिर आप किसी मुल्क के, अब देखें वो भी खत्म हो गया कि मिलिट्री टारगेट किया है, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। यानी ये पुल है भाई, उस पुल का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ? इनका पुल भी उड़ा दो, इनका स्कूल भी उड़ा दो, पावर प्लांट भी उड़ा दो। अब आखिरी बयान आप जरा ट्रंप साहब के बयान तो देखें ना, मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, वो तारीकी में चले जाएंगे, उस मुल्क को तहजीब मिटा दूंगा उसकी। यानी ये
आज की दुनिया में ये कोई शख्स ये बात, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि दूसरी जंग अज़ीम में आज से 150 साल पहले ही कोई बात कर रहा होता तो आप देखते पूरी दुनिया कैसे खड़ी हुई। लेकिन सर वो तो आज किसी की हिम्मत ही नहीं कि कोई बंदा वो तो अभी भी यही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ना हुआ तो बम फटेंगे। साथ साथ एक और बात है, अभी जो काजी साहब भी बात कर रहे थे, मैं इसी की असलहा नहीं है उनके, थाट नहीं है, पैट्रियट उनके पास नहीं है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं सिर्फ, अब वो कहना कुछ और है और करना कुछ और। उनके पास वो अपने इत्तेहादियों को डिफेंड नहीं कर पा रहे जो खलीजी ममालिक में। अब देखें ना वो कहां से वो इस वक्त अगर ये जो आज देखें वो था ना कि मैं दूर बैठा हूं, ये मोनो डॉक्ट्रिन के तहत हमारे तो एक तरफ पैसिफिक एक तरफ अटलांटिक है, कुछ नहीं है। मुझे बताएं अगर ये केबल काट दी है उन्होंने तो कौन सी उनकी एआई और कौन सा डेटा सेंटर। इसी की रहनुमाई आपसे चाह रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाह रहा अंदर से, बल्कि ट्रंप नहीं चाह रहे अंदर से, उनके पास असला भी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि 45% असला उनका जो है वो यहां पर जो सिस्टम था सारा खर्च हो गया। नहीं ज्यादा हो गया। लेकिन वो जो इजराइल है वो तो चाह रहा है कि इस खिते में आग लगी रहे। चाहने में क्या, उनका भी असला खत्म, आयरन डोम उनके खत्म, उनके लेकिन वो माचिस पकड़ी हुई है उसने। और अगर ये होता है सर, जिस तरह आपने कहा कि केबल कट सकती है, अभी काजी साहब ने बताया कि 70 जो टारगेट्स हैं वो लॉक किए हैं ईरान ने कहा भी है कि हम उन पे हमला करेंगे। और उसमें जो है कि अगर ये ऐसा होता है तो जो डिसैलिटेशन प्लांट्स हैं वो खतरे में हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो 18 टेक कंपनियां हैं वो खतरे में हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। उनकी रासुल फाल जो है इसमें कतर की, उसको वो टारगेट पे है, आरामको का टारगेट पे है, अल फजीरा टारगेट पे है। ये सारी जो है ये बाकायदा टारगेट्स हैं जो कि लॉक्ड हैं। अगर ऐसा होता है तो वो लॉक जो हैं वो वहां पर हमले हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स को उन्होंने छोड़ के आज जो थ्रेट किया है ना कि अंडर उन्होंने नक्शा जारी किया बाकायदा ईरान ने कि 7 केबल्स हैं जो कि हम काट सकते हैं और 97% दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। इंटरनेट से मतलब ये कि नेटफ्लिक्स भी गया तो यूट्यूब भी गया तो ईमेल भी गई तो मैसेज, पत्थर का जमाना तो फिर आ गया फिर। लेकिन ईरान भी तो पिछले 1.5 महीने से इंटरनेट के बगैर है ना, तो वो कैसे है? मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप चाइना को दरमियान में सिचुएशन के निकाल ही नहीं सकते। ईरान भी तो किसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं ना पूरी दुनिया से, इंटरनेट बंद करके अपना। पहला काम उन्होंने क्या किया था, जब हमला होते ही पहला काम इंटरनेट बंद कर दिया था पूरे मुल्क में। ये उनका पहला जो काम था, उन्होंने इंटरनेट बंद किया था। लेकिन उसके बावजूद मुल्क चल रहा है ना उनका। बात सारी ये है कि ये सबसे जो बेहतर मुनासिब रास्ता पाकिस्तान ने दिखाया है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये बहुत से रास्तों में से एक रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है जो पाकिस्तान ने दिखाया हुआ है। क्योंकि बात आगे गई, अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा मुल्क अब दरमियान में आएगा जिसके ऊपर ईरान इतना ट्रस्ट करेगा और अमेरिका इतना ट्रस्ट करेगा कि वो बात बिल्कुल। अब देखिए ना, जो जहां से खबर ही नहीं, एक इतनी सी खबर नहीं निकल रही कि यार उस बंदे ने खाना क्या खाया था, खाने में मेन्यू क्या था, उसने मतलब कुछ भी नहीं बात हो रही। आज भी ट्रंप साहब ने कहा है कि सालस सिर्फ पाकिस्तान और नहीं, और वो कह रहे हैं उन्होंने गैर मुइना मुद्दत तक के लिए सीज़फायर कर दिया। मीडिया उनकी खबर दे रहा है, उनका मीडिया खुद बता रहा है अपने जराए से कि नहीं ये 4-5 दिन तक है, ये जो है ना इसको गैर मुइना मुद्दत तक ना समझें। तो भाई गैर मुइना मुद्दत 4-5 दिन के बाद आप क्या कर लेंगे जी? ईरान को भी पीछे हटना चाहिए। और ये ईरान को मैक्सिमम जो भी उनकी बातें हैं वो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि वो अपनी जो भी रीजनेबल उनकी तरफ से बातें गई हैं वो ईरान की मानी जाए। ट्रंप साहब जो हैं वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके वो निकलें। उनका चाइना का दौरा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल चाइना का दौरा उनका कैंसिल हो जाएगा। चाइना को भी तो उन्होंने एक तरह से धमकी लगा दी है ना जी। बात यह है कि चाइना को, और चाइना वो एक कहते हैं ना वो सीरियस प्लेयर है। मैं आपसे फिर बात कह रहा हूं कि चाइना के प्रीमियर की कॉल सऊदी अरेबिया को मैसेज कोई कन्वे हुआ है ना, ये सारी बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हल होगी जब प्रेसिडेंट ट्रंप या तो जेडी वेंस को भेजें या वो खुद आ जाए। आपको पता है इस्लामाबाद में दोनों तरह की तैयारियां हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी बात वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरा दिल हो सकता है मैं चला जाऊं। ये किसी ने उनसे पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि हो सकता है मैं चला जाऊं। और अगर ये बात, और ईरान की तरफ से भी मुस्तरद नहीं हुई बात अभी तक। ईरान ने सिर्फ आज ये शो किया है कि एक तो ब्लॉकेड नहीं है, उनके जहाज निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका ने भी अपना एक तरह से समझ लें कि उन्होंने भी ब्लॉकेड को आहिस्ता आहिस्ता
गैर एलानिया तौर पे यानी अब ऐलान करते हुए भी तो अजीब सा लगेगा ना कि ब्लॉकेड में मिलियन खत्म बैरल्स ईरान ने तेल बेचा मैं है आपसे कह रहा हूं ना कि इन वो दिनों, देखें एक दो दिन में। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए शायद ही मुश्किल हो कहना कि मैं ब्लॉकेड भी खत्म कर रहा हूं, तो उन्होंने खामोशी से वो ब्लॉकेड को इतना पीछे कर दिया है कि वो जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा लेकिन रहे सर हैं जो भेजो। इंडियन मीडिया है वो चाइना पे इल्जाम लगा रहा है कि चाइना ने इन दिनों ये जो अभी नाकाबंदी थी मेरा या इससे इंडियन पहले- मीडिया से क्या ताल्लुक नहीं है? सर मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा जी। हूं। वो चाइना पे इल्जाम लगा रहा है कि चाइना ने चाइना ने जो ईरान को सोडियम परकुलेट दिया है जिससे ईरान जो है वो कई गुना ज्यादा जो मिसाइल हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, जनरेट कर रहा है। तो वो जो पाकिस्तान ने आपने बताया कि रास्ता दिखाया है, अमेरिका को भी दिखाया है और ईरान को भी दिखाया है, क्या ट्रंप को वो रास्ता नजर आ गया है और ट्रंप उस पर चलना शुरू हो गए हैं या मामला जो है वो उस पर रुके हुए हैं? ये जो मामलात हैं, ये जो भी आपने जो केमिकल्स का नाम दिया, चाइना जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंसिटिव केमिकल्स या रेयर अर्थ या जो भी, जी, वो कार्गो जहाजों में भेजेगा, जबकि चाइना का लैंड रूट है बिल्कुल ईरान के साथ। जी, चाइना का लैंड रूट है, वो इन हालात में कार्गो जहाजों में भेजेगा कि वो कब्जा हो जाए और कब्जे के बाद जो है वो डिस्कस हो रहा हो कि ये ईरान के मिसाइल, इससे ज्यादा कोई फजूल बात हो नहीं सकती। मुझे नहीं पता ये कौन से मीडिया पे कहां ये बकबक हो रही है। इंडियन गोदी मीडिया नहीं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया ना कोई तोहफे थे अच्छे, वो भाई हो सकता है उसमें कोई उन्होंने कोई रोबोट भेजे हो, कोई और तोहफा भेजा हो, 100 चीजें होती हैं, लेकिन यह है कि वो इतना सेंसिटिव मटेरियल चाइना भेजेगा जहाज में रख के, तो उसको भी इंडिया डिस्कस कर रहा होगा। ये तो कमाल, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है। मैं नहीं समझता चाहिए, मैंने कहा ना कि जब खबरें नहीं है लोगों के पास तो वो जो है ना वो फिर इधर उधर की हाँ करें खबरें। मैं तो सिर्फ जो बातें सामने हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस दे रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आबना हुर्मुज़ है वहां से खलीजी मुल्कों का दिल खट्टा हो गया, उनका दिल खट्टा हो गया, वो मुतबादिल रास्ते ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर वो तो क्योंकि बहुत देर उनको पता है कि ईरान, नहीं देर क्या लगेगी, वो कई साल लग नहीं वो साल लग जाएंगे और हो सकता है कि बने भी ना, कुछ भी ना हो, मगर उन्होंने बात तो शुरू की ना। ये जो पाइपलाइन है जो कतर से जाती है तुर्किया, कतर से तुर्किया जाती है, सीरिया दरमियान में नहीं मान रहा था, इराक दरमियान में नहीं मान रहा था। ये बड़े पुराने मंसूबे हैं। ये हाफिजुल असद आ गए सीरिया में तो उन्होंने मंसूब कर दिया, तो सीरिया दोबारा एक्टिव हुआ है कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, ऑयल और गैस तो नहीं, हम कॉरिडोर बड़ा अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ये मुल्क सारे अब देख रहे हैं यूरोप तक बराह रास्त पहुंचे, वो मिडिल कॉरिडोर तुर्किया वाला फिर एक्टिव हो रहा है। चाइना उसको फेवर करता है, मिडिल कॉरिडोर को चाइना फेवर करता है, क्योंकि वो भी एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो कि चाइना को जोड़ता है जो है वो यूरोप के साथ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आबना हुर्मुज़ के हवाले से, लेकिन आप जो भी कर लें, जितनी भी वहां से गैस भेजें, जितनी पाइपलाइन बिछा लें, जो भी कर लें, फिर भी आपको आबना हुर्मुज़ की जरूरत है खलीजी मुल्कों को, फिर भी आबना हुर्मुज़ उसको खिलवाने के लिए एक माहदे की जरूरत है, माहदे की जरूरत है। और आप सर अपनी इंफॉर्मेशन और वजदान से बताएं कि क्या अगले 48 घंटों में, तो उन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि 72 घंटों में, 48 घंटों में माहदा हो सकता है, इस्लामाबाद के अंदर दोबारा बहाल हो सकते हैं। क्या हम कल ऐलान सुन सकते हैं कि जेडी वैंस वहाँ से परवाज जो है बढ़ गए, उड़ान भर गए, और जो ईरान का वफ्द भी जो है वो पाकिस्तान? पहले तो ये बात, इस बात का हमें इल्म होना चाहिए, जो कि हमें इल्म नहीं है जी, लेकिन जितना इल्म है, जितनी हमारे पास इतलात हैं, वो तो ये है कि जेडी वैंस तैयार हो गए थे और उनको कॉल आई, वो उठ के चले गए। बिल्कुल ये तो है ना, ऐसा ही। तो आखिर वो, इसका मतलब ये है कि जो स्पॉइलर थे उन्होंने उस मरहले पे, हम भी ये इस्लामाबाद में मौजूद थे जी, उस दिन, मुझे बताइए कि ये इतला थी कि नहीं कि रात को, पहले तो ये था कि शाम को, पहले था कि 11 बजे जी, ऐसी 11 बजे रात को ऐलान होगा कोई अच्छी खबर, ये सारा मीडिया इस्लामाबाद का तैयार था। फिर उसके बाद ये था कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर, फिर ये था कि आगे का दिन भी कंटिन्यू होगा, लेकिन ये नहीं था कि सुबह सुबह जो है एक इस तरह से ब्रीफिंग होगी और मामला खत्म हो जाएगा। बाद में पता चल रहा है, और वो खबर भी गालिबन जेडी वैंस ने ही या किसी ने लीक की कि नेतन्याहू की कॉल आई थी। जेडी वैंस इतना बेवकूफ नहीं है कि वो जेडी वैंस को तो बताएंगे कि ये नेतन्याहू को कॉल दी। वो नेतन्याहू की तरफ से बात हुई काबीना के सामने कि मुझे तो रोज ब्रीफिंग होती है। उन नेतन्याहू ने वहां पर एक ऐसी बोंगी मारी
कि जिसके नतीजे में वो ट्रंप साहब और उनकी जेडी वैंस और सबकी पोजीशन और खराब हो गई कि जी आपको तो डेली ब्रीफिंग होती है, आप डेली ब्रीफिंग देते हैं नेतन्याहू को। जी, नेतन्याहू ने इशू किया। अब इशू यह है सारा कि वहां से वो कहते हैं ना कहानी कहां से खत्म हुई थी, वो किस वहां से खत्म हुई थी कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात आगे जा चुके थे और दस्तखत होने जा रहे थे और ऐलान होने जा रहा था। या तो ट्रंप साहब ने कहा कि वो जो बात होती है कि ट्रंप साहब अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, वो तशरीफ लाए यहां पे। और उससे पहले ईरान की तरफ से भी ईरान की लचक तो ईरान ने भी बहुत दिखाई। ईरान को आप जितना दबा रहे हैं ना, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, आप उसको दबाते हैं तो क्या होता है, उभरता है। वो स्प्रिंग की तरह आप जितना ब्लॉकेड लगा रहे हैं, आप पाबंदियां लगा रहे हैं, वो उतना ही ईरान जो है वो उभर के सामने आ रहा है। इशू यह है सारा कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मरहले पे इस पूरे किस्से से पीछे हटना चाहिए। यहां पे ईरान की का जो कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव यहां पे एग्रीमेंट, आज आपको पता है चाइना का फिर बयान आया है दोबारा। जी, आज भी आया। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने दोबारा कहा है कि आपने हुर्मुज के ऊपर जो मामलात हैं वो एक तारीख का एक बड़ा तारीख एक कठिन दोराहे पे खड़ी है इस वक्त। ये चाइना ने फिर बयान दिया आज दोबारा। लेवरोव जो है उनका भी कल बयान आया है आपने हुर्मुज के ऊपर। बात सारी ये है कि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी जल्दी हो सके, हमारी गुजारिश है उनसे, अगर लेकिन डॉक्टर साहब जरा मैं एक जरा आपकी इजाज़त से एक इंटरवेंशन करूं, आपकी इजाज़त से एक इंटरवेंशन करूं। देखिए डॉक्टर साहब, हमने बड़े बड़े स्टेट्स में सारे ही बड़े बुचर थे, इवन हेनरी किसिंजर भी जो को बुचर लोग कहते हैं, चर्चिल ने बंगाल में कितने बंदे मारे थे। लेकिन जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है, मौसूफ की जो स्पेशलिटी है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है, जो कि बड़ा एक बाइज़्ज़त काम है, कोई ऐसी बात नहीं, मगर बहरहाल वो स्टेट्समैनशिप नहीं है। तो हजूर जब हम देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो हैं भाई कारोबार करने वाले लोग हैं, डील मेकर हूँ मैं, एक डील मेकिंग पे किताब लिख रखी है उन्होंने, सुबह कुछ कहते हैं दोपहर को कुछ कहते हैं, उनकी ज़हनी सेहत के बारे में उनके अपने जो हमवतन हैं वो जो बात करते हैं हमें यारा नहीं कि हम उसको बयान करें। तो डॉक्टर साहब ये तो जिन लोगों के, ये तो आप यूँ समझ लें कि कुछ लोगों के हाथ से या बंदरों के हाथ से उस तरह वापस लेना पड़ेगा या माचिस वापस लेनी पड़ेगी। लुक एट दीज पीपल, मतलब हार्टलेस लोग हैं ये। तो मैं तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि दे कैन बी पुश टू दी वॉल और शायद कुछ सेंसिबल लोग प्रिवेल कर जाएं, लेकिन अगर इनकी हम अक्ल सलीम पे रहेंगे तो ये तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि दुनिया को, अपने मुल्क को किसी गड्ढे में ही धकेलते नजर आ रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी भी है सबको, और ईरान की तरफ से जो अभी रिस्पांस है वो ये है कि अभी तक हमें तो नहीं बताया गया कि जुम्मे तक कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई दावतनामा में आया हो, और उनकी तरफ से जो है अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई अभी तक हमारा इरादा नहीं है। अच्छा, ये जो कि बात उन्होंने थोड़ी देर पहले की है, तो इसमें यकीनन इस बात को करने से पहले भी कोई ना कोई उनके पास इतला गई होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास के ईरान की तरफ से कोई, ये देखें बड़ी मुश्किल सफारतकारी है, और ये मुश्किल सफारतकारी प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के दरमियान हो रही है। आप तसव्वुर करें, मतलब दो ऐसे फरीक हैं जिनको समझाना जो है या जिनसे बात करना एक बहुत मुश्किल काम है इस मरहले पे। एक तरफ वो हैं ट्रंप साहब जिन्होंने एक जंग छेड़ दी है, वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसका कोई सर पैर ही नहीं था, और वो 1000 दफा कहें कि ये मैंने इसलिए छेड़ी, बिल्कुल ये बात नहीं। रिजीम चेंज करनी थी, मुल्क डिस्टेबलाइज करना था उन्होंने, ठीक है, और उसके लिए उनकी तैयारी भी थी, और कुर्दों को असला देंगे और ये देंगे, वो सारा ठुस हो गया, और ये नेतन्याहू के कहने पे छेड़ी उन्होंने, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब वो चूंकि ईरान उसमें से निकल आया है उस मरहले से, तो वो बेखौफ हो गए। अब वो बेखौफ भी हो गए और पूरी दुनिया की रायमा उसके साथ खड़ी हो गई जाके। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बाहर निकलना है इससे, अमेरिका को बाहर निकलना है इससे। अमेरिका के अवाम फंस गए हैं, वो नहीं चाहते आप जरा देखें ना प्रेसिडेंट ट्रंप की मकबूलियत कहां पहुंची हुई है इस वक्त। वो सबसे ज्यादा, जेडी वेंस भी सबसे ज्यादा गैर मकबूल नायब सदर है। अब यह है कि वो ये जो उन्होंने बात की है कि अगले 1-2 रोज में, अच्छा अब अगले 1-2 रोज में कह के उन्होंने बात छोड़ दी, वरना वो परसों तो, अच्छा मैं हैरान हूं कि मुझे नहीं पता कि वो मारा लेगो या व्हाइट हाउस किस तरह चल रहा है। वो उन्होंने कहा जहाज में बैठ चुके हैं जेडी वेंस। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा, पता जेडी वेंस तो बैठी ही नहीं, बैठे।
फिर उन्होंने कहा नाइस गाय नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब एक ब्रेक मैंने लेनी है, तो एक ब्रेक की तरफ अभी भी जो बात की है, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं डॉक्टर साहब, मगर इस बात पे भी जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे कमेंट लूंगा। भाई वहां तो बैठ के पोली मार्केटिंग और जुआ लग रहा है, वहां से इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। एक नई ऐप आ गई है जिसमें आप सच और झूठ पर बैठ के जुआ लग, नीचे मैदान में बच्चों के गले कट रहे हैं, 166 बच्चियां मार रही हैं, ऊपर बैठ के ये जुआ खेल रहे हैं। ये कौन से स्टेट्समैन है? व्हाट काइंड ऑफ people, what system is this? And look at the representatives of this system. मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह का बेहुदा निज़ाम है इसी तरह के ये इसके नुमाइंदे भी हैं। इस पर भी बात करते हैं, ये जो जुआ लगा हुआ है लोगों की मौत पर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब और मियाँ साहब, एक तो ये थ्योरी चल रही थी कि भाई ये जो एप्स्टीन क्लास है, इसने ये अपने ये जो गंद है सारा निकला है, जो काश पटेल ने मुबैना तौर पर जिस पे पर्दा डाल रखा है, वैसे वो खुद भी लास्ट सूट में चले गए हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। फ़नून लतीफ़ा की मोहब्बत के हवाले से हमने उनकी एक वीडियो भी देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो उसमें रक्स करते नज़र आए। अगर वो AI नहीं है तो बहरहाल ये तो कोई बुरी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये जो और उसके बाद क्या होता है कि जी एक नई ऐप आ गई है, वो पोली मार्केटिंग वाली, या क्या उसे कहते हैं, कि जी ये बयान आएगा, जंग बंद हो जाएगी, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं और लोग रातों रात को $5.5 लाख को मिलियन कमा रहे हैं। तो ये व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव कम टू दी फोर आए हैं जो लोग, और किस किस्म के लोग जो हैं वो ये तारीख बनाएंगे, ये तारीख का रुख मोड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या नज़र आता है आपको कि व्हाट आर दी फैक्टर्स कि जिसकी वजह से, और एक और भी गौर फरमाएं आप कि जनाब वो कहते हैं जी, अब खुद उनका मीडिया मियाँ साहब कह रहा है कि जी बड़ी खुशामद बड़ी पसंद है उनको, और माशाल्लाह खुशामद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। वी नीड नॉट नेम एनीबॉडी। तो ये जो हो रहा है मियाँ साहब, ये भी तो यानी खौफ इसलिए आता है कि इस तरह के इस नौ के लोगों के पास ये इतने इख्तियारात हैं, और ये लोग जो हैं वो लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियों के बारे में और उनकी मौत के बारे में फैसला करने के अहल हैं। डॉक्टर साहब मैं शायद बीच में शायद थोड़ी देर के लिए राब्ता मुनक़ता था, तो मैंने ये बात की कि ये जो सकाफती मेयार है इस रूलिंग एलीट का, वो इसमें सबको डाल लें, और ये जो साथ पोली मार्केटिंग और जुए का उद्यम मचा हुआ है, ये क्या है? आप तो 3-4 दहाइयों से सियासत को कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट्समैन से आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, और पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी टॉक शोज़ की जो पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल। तो ये कैसा दौर है डॉक्टर साहब? देखिए काजी साहब, जो ये एक साल पहले मार्का किया बयान महसूस में हमने फतह हासिल की, हमारी कौम का जज्बा, हमारी अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पूरी कौम, जंगें तो कौम लड़ती है, लेकिन उसके बाद जो हमारी अपना अंदर का हमारा सिस्टम था उसे हमने ठीक करना चाहिए था। और ये बात मैं मुसलसल कहता रहा हूं, मुस्तकिल कहता रहा हूं कि हमने जो कुछ सफारती महाज पे हासिल किया है, हम अपने इंटरनल टर्मोइल या सोशल अनरेस्ट जिसका जिम्मेदार मैं बदमाशिया को, या ये जो रूलिंग एलीट है जो मुल्क को खाती है, पीती है, लूटती है, लूट मार करती है और पैसा बाहर ले जाती है, और फिर उन्हीं के वफादार हो जाते हैं। बात सारी ये है कि और वो इस वक्त बहुत बड़े स्पॉइलर हैं। मैं आपको ये बताऊं ये बात, और मैं आपको हल्फिया ये बात कह रहा हूं कि वो इस वक्त स्पॉइलर इसलिए है कि वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात और ये सारे जो मामलात है किसी तरह से खराब हो जाए, उनकी कोई जगह बन जाए, और वो भी ये खामोश स्पॉइलर इसमें हैं। कई ममालिक हमारे जो हैं उनको भी उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हैं तो वहाँ से भी उन्होंने अपनी लॉबिंग्स की, माजी में भी करते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इस वक्त नुसरत और कामयाबी पाकिस्तान को दी हुई है, इसके फौरन बाद ये मामला जिधर भी जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया का मामला है ना कि ट्रंप और ईरान के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा काजी साहब, अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। ये IMF की शराइत, ये बाकी सूरत हाल, ये जो दलदल में फंसे हुए हैं लोग, मुसीबत का शिकार हैं यहाँ पे, ये हम जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे मियाँ साहब, देखिए सर, वो जो मुखबरियाँ होती हैं, वो अंदर से जो मुखबरियाँ होती हैं, और जो स्पाइलर जिनकी आपने बात की, जो अंदर के स्पाइलर्स हैं,
इनको तो वाकयातन हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये हो ईरान रहा ने फांसियां लगाई हैं मोसाद के है। सर, एजेंट्स ये को। हो रहा है, ये ईरान ने फांसियां लगा दी हैं मोसाद के जी। एजेंट्स को। तो सर यहाँ पे तो निशानदेहियां होनी शुरू हो गई है ना, कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करता रहा और किसने क्या किया इन हालिया दिनों में। तो क्या ये भी निशानदेहियां होनी शुरू हो गई। नहीं सर, निशानदेही ही होती है, उसी पर ही फिर से हाथ पड़ता नहीं, है। तो पहले नहीं थी निशानदेहियां। नहीं, पहले थी, अभी- लेकिन अभी- लेकिन अब सामने आना शुरू हो गए हैं। चलें। लेकिन जो काजी साहब ने अभी बात की पोली मार्केट की, कि जो वहां पे ट्रंप साहब एक बयान देते हैं और उससे पहले थोड़ी देर पहले जो है वो मार्केट आगे पीछे हो जाती है, वो खबर निकल जाती है और उससे करोड़ों डॉलर जो है वो कमा लिए जाते हैं। अब नहीं हो रही, अब नहीं हो रही। तो वहां किसने रोका? नहीं नहीं, अब इसलिए नहीं हो रही कि मार्केट ने उनको संजीदा लेना बंद कर दिया। अब जो पिछले 4-5 दिनों में जो एकदम था ना, कि वो एकदम से उन्होंने ट्रंप साहब ने कुछ छींक मारी तो पूरे जो दुनिया से जो है वो छींकें आनी शुरू हो गई। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों पे उस तरह से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है जरूर। आज सुबह जब उन्होंने ये अलग सुबह ही बयान दिया था सीजफायर वाला, तो एशिया की मार्केट्स खुल रही थी, तो मार्केट्स में कुछ बेहतरी तो जरूर आई, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ कि पूरी मार्केट ही क्रैश होगा। मार्केट अगर क्रैश होती है पूरी दुनिया की, ये मिड टर्म तो भूल जाए ना। ये मिड टर्म, मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूं कि अमेरिका में जितना मर्जी ऑयल हो, आप डेटा सेंटर भी उठा के अमेरिका में ले जाएं, आप जो मर्जी कर लें, इंटरनेट अगर कट गया दुनिया के साथ तो क्या करेंगे? देखिए ना, फिर तो आप एक जजीरे पे बैठे हैं ना, वो जजीरे पे बैठे हैं और वो इलॉन मस्क आपसे कहेंगे कि यार सैटेलाइट चलाओ और उसके पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। बात सारी ये है कि ये एक आइडियल मौका है। कल तक हमारे पास यकीनन कोई ना कोई इसका मजीद चीज। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को सीरियस कोई नहीं ले रहा। लेकिन सर वो क्या कुदरती हो रहा था या उसके पीछे कुछ माफिया था? उस पर तहकीकात, उस पर मीडिया लगा हुआ पीछे, उसके ऊपर बाकायदा एक उनके बेटे का नाम आ रहा है। नहीं होगा, उनके इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वो है ही सट्टा। ये बिटकॉइन और ये और क्रिप्टो, ये वो सारा उसमें सट्टा खेला हुआ है और उसके ऊपर वो इतनी प्राइस चली जाएगी और इतना नीचे हो जाएगी और ऑयल कंपनी जहां जाएगी वहां जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाप को नहीं पता, बेटा कर रहा है? नहीं साहब, पूरी फैमिली उन्होंने अपने नाम से खुद अपनी और अपनी अहलिया के नाम से, मेलिना के नाम से उन्होंने जो है वो, आप ये देखेंगे उन्होंने एक्स के, हालांकि इलॉन मस्क उनके करीबी दोस्त हैं, वो एक्स को इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रू सोशल, जो मुझे नहीं पता कितने दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर वो उसकी जो है वो लेके, उसकी तस्वीर लेके वो फिर आ जाती है सामने। बात सारी ये है कि देखें, अगले 24, ये जो बात इन्होंने की है 72 घंटों वाली, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कुछ ना कुछ तो कहना था ना जी, क्योंकि ब्लॉकेट फेल हो गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीज फायर भी नहीं हुई ईरान की तरफ से। उन्होंने कह दिया कि हमने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान ने तो आज फायर खोल दी है ना, ईरान ने फायर भी खोल दी है और उनका ब्लॉकेट भी खत्म हो गया है और ईरान ने जहाज भी कब्जे में ले लिया। सर नाकाबंदी फेल हो गई, 39 दिन की जंग लगी, अमेरिका फेल हो गया, इजरायली टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सब कुछ ये हो गया। लेकिन इसके बावजूद आज मैं एक बहुत बड़ी खबर पढ़ रहा था कि जो पेंटागन है उन्होंने 1500 अरब डॉलर मांग लिए हैं, बजट मांग लिया है और उसमें उन्होंने नए बहरी जहाज़ मांग लिए हैं, उन्होंने F-35 जो है वो 85 नए जो हैं वो जदीद तरीन वो मांग लिए हैं, उसके लिए पैसे मांग लिए हैं। जो गोल्डन डोम है और इन सारों के लिए उन्होंने 750 अरब रुपए डॉलर जो है सॉरी वो मांग लिए हैं। उसमें उन्होंने नई रिबोट्स, नए ड्रोन्स, नए मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर जो उनके हथियार हैं, अच्छा मियां साहब जो है वो अपग्रेड करने के लिए पैसे मांग लिए हैं। तो मियां साहब एक मकामी ईरान में न्यूक्लियर हथियार जो है वो ढूंढ रहे थे, वो खुद उसके लिए बजट बढ़ा रहे हैं। मियां साहब एक मकामी जरा खबर भी डिस्कस कर लें क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में होगी। सुना है कि यूएई की गवर्नमेंट पहले तो वो पैसे मांग रही थी, अब वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह बड़ा वहाँ पे हक लाल के पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं हमने, तो वो अब वो या तो बैंकों को छुट्टियाँ दे रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं, और जो है वो पैसे देने में भी ले तो लाल से काम ले रहे हैं। तो इस हवाले से क्या खबर है? और फिर इसके बाद मैं वो भी खबर आपसे डिस्कस करूँगा कि जो काश पटेल साहब की पिटीशन रिजेक्ट हो गई है और उसमें जो वो भी खैर अलग बात, मगर ये ज़ाहिर है हमारे इंटरेस्ट के लिए है। हमने खासा माल निकाला है हर साल, कभी 11 बिलियन कभी 18 बिलियन डॉलर यहाँ से निकल के गए हैं। इस हवाले से हमारे वज़ीर दाखिला ने भी बात की थी, मगर फिर कोई बात पता नहीं चली कि 100 बिलियन डॉलर गया या नहीं गया। अब ये पैसे इन गुरबा के कहीं फंस तो नहीं जाएंगे वहाँ पे मियाँ साहब?
देखें काजी साहब एक इसमें मिनट पहले तो मैं एक एहतजाजी नोट काजी साहब आपके बयान पे मैं एक एहतजाजी नोट की गुस्ताखी कर सकता हूं? जी जी माश जरूर हजूर हजूर फरमाइए। जी आपने कहा ना कि सारे पाकिस्तानियों के हक हलाल के पैसे वहां पे इन्वेस्ट थे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बस एहतजाजी नोट इस पे कि सारे पाकिस्तानियों के हक हलाल के पैसे वहां पे नहीं थे, ये मेरा ख्याल है काजी साहब जी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब ने काजी साहब ठीक कहा कि जो 100 अरब डॉलर की बात होती है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा और उससे पहले गौहर एजाज साहब ने भी ये खबर दी थी कि ये पीनट्स हैं 100 अरब जी बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है। जी। तो वो हक हलाल के पैसे तो नहीं थे लेकिन वहां पर थे, वहां पर हैं। और वहां पर जो सूरत हाल है वो ये है, आज वैसे यूएई के सफीर जो हैं उन्होंने कहा कि हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं है, जो कि खबरें आई थी कि अमेरिका से उन्होंने जो बेल आउट पैकेज मांग लिया है। लेकिन वहां पर जो आपने सर कहा यही सूरत हाल जो है वहां पर है, क्योंकि वहां पर बड़ी मिकदार में सरमाया जो है वो निकल चुका है और बड़ी जो कंपनियां हैं वो दो तरफ जा रही हैं। एक तो कंपनियां वहां से निकल के सऊदी अरब जा रही हैं, दूसरा ये भी खबर आई है कि कराची में भी आ रही हैं। और हुकूमत पाकिस्तान का ये बिल्कुल ये टास्क है कि जो यूएई में पैसा जो है वो गया है पाकिस्तानियों का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में लाया जाए। और इस हवाले से इकदाम हो रहे हैं और ये किए भी जा रहे हैं, और जो ये पैसा आएगा भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत से ऐसे अनासर मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क की कास्ट पे जो है वो चंद दिनों में या चंद महीनों में जो बहुत से ऐसे काम किए और उसमें मुल्क को बाकायदा तौर पर नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा कि नाजुक सूरत हाल पर की तरफ भी धकेला, लेकिन उनकी भी निशानदेही हो चुकी है। और ये सारे के सारे अनासर पर हाथ डलना है। सिर्फ इंतजार है इस मुआहदे का कि पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है और कर रहा है, ये मुआहदा जैसे ही तय पाता है उसके बाद जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं हाउस एंड ऑर्डर, वो हाउस एंड ऑर्डर होना है। और मुल्क के अंदर दो बड़े काम होने हैं, एक तो बाहर से सरमाया लाना है, दूसरा एहतसाब होना है, और तीसरी जो है सबसे बड़ी जो कामयाबी पाकिस्तान को मिलने वाली है और मिली है वो ये है कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो पाकिस्तान की तरफ जो है माइल हो रही है, क्योंकि ये वक्त कम है के दो बड़े फायदे हैं। एक जो ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होनी है, दूसरा सरमायाकारी की तरफ चैनलाइज करने के लिए जो है सबसे बड़ा फायदा जो है पाकिस्तान को और कामयाबी। चलें ठीक, अल्लाह करे हम ये बसारी बेहतरीन। डॉक्टर साहब काश पटेल की जो उसने लॉ सूट किया है हद तक इज्जत का, उसमें तकरीबन 19 गलतियां निकली हैं और जिनके पे किया है वो कह रहे हैं जी वी स्टैंड बाय दिस स्टोरी। ही मुबैना तौर पर ही रिमेन्स ड्रंक you know most of the time, and even they have also pointed out certain other moral issues with him. तो ये भी एक गंद बड़ा खुल के आ रहा है अमेरिकन रूलिंग एलीट में। डॉक्टर साहब सर सास तुलसी कबाड़ का भी आप एक तुलसी कबाड़ वो इस्तीफा देने जा रही है, हटाया जा रहा है उधर से। कल मैंने बात की थी, ये मैं आपको बताऊं एक बात कि आपने जो बात की है ना कि 1.5 ट्रिलियन का वो बजट मांग रहे हैं। 1.5 ट्रिलियन का बजट वो दुनिया को तबाह करने के बाद असला बेचने के लिए मांग रहे हैं कि हमने आपको असला बेचना है। तो यही अब वो 1.5 ट्रिलियन का असला जो है वो डिफेंसिव असला कौन खरीदेगा, कौन थर्ड मिसाइल कौन लेगा, और कब कितने साल पहले लेगा, वो तो पिट चुके वो जो थकी हुई टेक्नोलॉजी है ना उनकी, वो कोई लेने नहीं जा रहा। एक बात, दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े ये ईरान की जंग ने एक और बात समझाई है दुनिया को, और वो ये, और इससे पहले वो गजा में तो अल्लाह ताला खैर करे वहां तो कत्लेआम हुआ, वो गजा में नहीं है, लेकिन ईरान ने एक बात समझा दी कि बड़े बड़े कैरियर्स के साथ जंग आप नहीं जीत सकते। बड़े बड़े डॉक्टर साहब मुझे माफी चाहता हूं, मुझे यहाँ पे क्लोजिंग करनी है और डॉक्टर साहब की बात पे मैं क्लोजिंग करता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये ऑब्सोलीट है, ये जितना सारा काट कबाड़ था जिसे नाकाम कर दिया ईरान ने, इसे अब दोबारा आप कहाँ बेचेंगे, अब तो शायद कौन सी जनरेशन की वार होगी। ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। देखते रहिए GNN। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।